ज्यादा दें। तो ये इस तरह का एक योजना बनाई गई है कि सभी लोगों का फंड मिलाकर हम सबकी जरूरतों के हिसाब से उसमें बेनिफिट्स का प्रावधान करें। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्य पेंशन दी जाती है, जिसके लिए 10 साल की अंशदायी सेवा की आवश्यकता होती है। अगर सदस्य की आकस्मिक मौत हो जाती है तो परिवार पेंशन दी जाती है, जिसमें शुरू में जो पति या पत्नी है उनको पेंशन मिलती है और साथ में एक समय में 2 बच्चों को पेंशन मिलती है। अगर माता पिता दोनों ही नहीं रहें तो ये जो बच्चों को पेंशन दी जाती है, बाल पेंशन, इसे हम ऑर्फन पेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें उसका अमाउंट फिर अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है। जहां परिवार नहीं है वहां ऐसा सदस्य जो अविवाहित है या किसी अन्य कारण से अब उसके परिवार में कोई नहीं है, वहां नॉमिनी को पेंशन दी जाती है और इसीलिए ई नॉमिनेशन करना बहुत आवश्यक है। स्पेशली जो हमारे सदस्य हैं जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, हमारी उनको हमेशा यही एडवाइस रहेगी कि वो अपना नॉमिनेशन अवश्य कराएं, ताकि ईश्वर ना करे अगर कोई दुर्घटना हो तो हमारी तरफ से जिसको भी वो लाभ दिया जाना है उसको लाभ दिया जा सके। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं मैडम, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आखिर मिनिमम पेंशन कितनी है? इस समय मिनिमम पेंशन जो है वो 1000 रुपये है। जी जी, देखिए बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, मैं चाहूँगा कि एक एक सवाल भी साथ साथ लिया जाए। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, मुझे शुरू का सवाल दिखाएं। एक पीएसयू से सवाल था, बिल्कुल शुरू का दिखाएं। तो उसमें एक सवाल था कि जो हायर वेजेस पे, हाँ ये सवाल है, थोड़ा नीचे करिए इसको। सुरेंद्र विनोचा जी का, आर पीएसयू एम्प्लॉइज हु कंट्रीब्यूटेड ऑन हायर वेजेस टुवर्ड्स कंपनी कंट्रीब्यूशन आर एलिजिबल फॉर हायर पेंशन और नॉट? मैम देखिए, हायर पेंशन के संदर्भ में आप सभी को जैसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, जिस निर्णय के कारण कुछ अवधि के लिए लोगों को यह सुविधा दी गई थी कि जो सदस्य 2014 में सर्विस में मौजूद थे, उससे पहले से सर्विस ज्वाइन कर चुके थे और 2014 के आगे भी हमारे सदस्य बने हुए थे, वो यदि चाहें तो वो अपना ऑप्शन दे सकते थे। तो उसमें हमारे पास 17.5 लाख से भी अधिक आवेदन आए हैं। अब आप खुद सोचिए 17.5 लाख कितनी बड़ी संख्या है। तो लोगों ने इसमें आवेदन दिया है। हमारे सभी फील्ड ऑफिसेस उन आवेदन पर उचित निर्णय ले रहे हैं। यहां जरूरी बात यह है कि जब हम किसी का हायर पेंशन का एप्लीकेशन एग्जामिन करते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है, जैसा आपने कहा पीएसयू के एम्प्लॉय हैं, तो कई पीएसयू जो हैं उनके अपने ट्रस्ट थे तो ट्रस्ट के अपने रूल्स भी रहे होंगे। तो ये सब चीजें जो हमारे आरपीएफसी हैं उन्हें देखनी पड़ती है कि क्या ट्रस्ट के रूल्स थे, फिर क्या पीएफ में आपका पूरी जो हायर वेजेस थे उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन लगातार आया है। क्योंकि हमने पाया कि कुछ संस्थानों में यह भी हुआ है कि शुरू के कुछ वर्ष हायर पेंशन पे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया, बाद में आने लगा। लेकिन चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो बहुत क्लियरली कहता है कि सिर्फ जिनका लगातार हायर पेंशन पे कॉन्ट्रीब्यूशन आया है उनको हमने ये लाभ देना है, तो ऐसी स्थिति में हम लाभ नहीं दे पाएंगे। तो जो भी एम्प्लॉय, जो भी सदस्य या जो भी स्थापना, वहां से जो आवेदन आया है, यदि वो एलिजिबल पाया गया तो उसको अवश्य पेंशन दी जाएगी हायर वेजेस पे। और हम ऑलरेडी हजारों लोगों को ये पेंशन दे रहे हैं, हायर सैलरी के ऊपर जो पेंशन दे रहे हैं वो ऑलरेडी हजारों पीपीओ इशू हो चुके हैं। मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो हर पेंशन और हर केस को एग्जामिन करके उस पर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ है। जो स्पीकिंग ऑर्डर है वो 2014 से पहले जो नौकरी छोड़ चुके थे उनके लिए स्पीकिंग ऑर्डर है। जो इन्होंने कहा 2014 के बाद वाले जो केसेस हैं उनके लिए सिर्फ एक निर्णय दिया जाएगा, उसमें स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। लेकिन आपको लॉजिकली वी विल टेल यू कि रीजन अगर आपका निरस्त होता है, अगर आपका अप्रूव होता है तो आपको एक डिमांड लेटर मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने कितनी राशि या तो जमा करनी है या आपने हमें अलाउ करना है, हमें आपने परमिशन दे देनी है कि हाँ हम आपके पीएफ से वो पैसा पेंशन फंड की तरफ डाइवर्ट कर दें। करेक्ट। तो जिनकी सही होगी एप्लीकेशन, जो एलिजिबल निकलेंगे उनको डिमांड लेटर्स आएंगे
और जिनकी नहीं होंगी उनके पास रिजेक्शन आएगा और उनको रिजेक्शन के रीजन भी बताए जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई और हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग जो हैं वो पेंशन से अलावा मामलों पर भी सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरा उन सबसे अनुरोध है कि आज का सेशन स्पेशली पेंशन के लिए है, तो कृपया पेंशन तक अपने आप को सीमित रखें। पेंशन के अलावा जो भी सवाल हैं वो या तो हमारे जो कंप्लेंट पोर्टल है EPFIGMS उस पर आएँ या किसी दूसरे माध्यम का उपयोग करें। हाँ, हम जल्दी ही दूसरे इश्यूज पर भी इस तरह के सेशन लाएंगे अगर आपने चाहा तो मैं एक सवाल लेता हूं। जया शर्मा जी हैं, वो पूछ रही हैं कि व्हेन द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज टेकन ऑन हायर वेजेस देन व्हाई द पेंशन कैलकुलेशन इज बीइंग मेड ऑन लोअर 5 years एवरेज फार्मूला, लोअर 5 years एवरेज फार्मूला, ऐसा है क्या? नहीं, ये थोड़ा सा समझने का वो है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो पेंशन योजना है वो एक कॉमन पूल, एक कॉमन फंड पर आधारित योजना है। तो सभी सदस्यों का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो एक पूल में जा रहा है, उसी में से बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है हमें हर साल ये लेखा जोखा करना पड़ता है कि जो फंड है उसमें जो पैसा आ रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ जो आज रिटायर हो रहा है उसे पेंशन नहीं देनी। जिसने आज ज्वाइन किया है, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, उसने एक दिन रिटायर होना है, फिर वो रिटायर होने के बाद भी लगातार पेंशन लेता रहेगा। तो हमारे किसी भी दिन को जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं, हम प्रत्येक वर्ष एक एनुअल वैल्यूएशन कराते हैं, उसे एनुअल वैल्यूएशन ऑफ द फंड कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कराती है क्योंकि स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो भारत सरकार इसके लिए एक वैल्यूअर को नियुक्त करती है जो सारा फंड का आकलन करता है कि कितना पैसा आ रहा है, उसमें हमें कितना इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, कितना हम लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। तो जब वो ये आकलन करता है तो योजना में प्रावधान है कि इस आकलन के आधार पर केंद्रीय सरकार यदि चाहे तो किसी बेनिफिट को बढ़ा सकती है, किसी को कम कर सकती है, कंट्रीब्यूशन रेट को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, और कितने टाइम के लिए कोई बेनिफिट दिया जाना है, ये सब चीजें कर सकती है। अब जैसा आप सब जानते हैं कि जो अर्निंग होती है, जो आप लोगों के खुद के भी इन्वेस्टमेंट हैं, उन पे अर्निंग कहाँ से आती है? जो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर होता है। एक समय था जब 12-13% इंटरेस्ट रेट अर्न किया जाता था, आज वो 7-8% के आसपास ही रह गया है। तो चूंकि ये सब चीजें, ये परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए स्कीम में जो फॉर्मूला दिया है, जो गणना का फॉर्मूला दे रखा है कि पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वो भी समय समय पर हमें सुधारना पड़ता है। तो 2014 में जो सुधार लाए गए, जो मॉडिफिकेशन लाए गए स्कीम के अंदर, उन मॉडिफिकेशन में ही ये दो चीजें आई थी। पहली कि जो कैलकुलेशन है पेंशन की वो प्रोरेटा आधार पर होगी, और दूसरा कि 12 महीने की जगह हम 60 महीने का एवरेज लेंगे ताकि हमें एक सही एवरेज पेंशनेबल सैलरी मिल पाए। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, देखिए हमारे हर तरीके के सदस्य हैं, हमारे ऐसे भी सदस्य हैं जो जब शुरू में सशक्त होते हैं तब उनका वेतन अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनका वेतन कम होता जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जब हम एवरेज लेते हैं तो वो जो आता है एवरेज, वो ज्यादा सही निकलता है स्कीम के हिसाब से भी और सदस्यों के हिसाब से भी। तो ये 2014 में ये सारे मॉडिफिकेशन किए गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जजमेंट, अपना जो उन्होंने निर्णय दिया, उसमें उन्होंने इन्हीं सभी मॉडिफिकेशंस को अपहेल्ड किया था। उन्होंने कहा था कि हाँ, जो भी मॉडिफिकेशन हुए हैं वो केंद्रीय सरकार ने अपनी जो उनके पास लीगल जो राइट्स हैं उसके अंतर्गत किए हैं, और ये सारे बिल्कुल सही हैं। तो हम इसी आधार पर पेंशन दे रहे हैं। और स्पेशली जिन लोगों ने अप्लाई किया है हायर पेंशन पे, उनसे मेरा बार बार निवेदन है कि हम आपसे बिना पूछे आपका हायर सैलरी पे कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में नहीं डाल रहे। आपने भले ही हमें एप्लीकेशन दी है, तब भी हम आपको एक बार फिर से डिमांड लेटर देंगे कि आपको इतना पैसा जमा कराना है। उस समय आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि अच्छा, क्या मेरे को इतना पैसा जमा कराना चाहिए जब भी मेरे को पेंशन इतनी मिल रही है। तो वो निर्णय आप कर सकते हैं। ये सबका अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा, इसमें कोई नहीं कह सकता किसी दूसरे को कि क्या निर्णय सही रहेगा, क्या निर्णय
नहीं रहेगा। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल स्कीम है, ये कोई बाध्य नहीं है कि आपको हायर पेंशन में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो यदि आपको अपनी पेंशन की जो गणना है वो आपको लगता है कि जो आप पैसा दे रहे हैं उससे कम बन रही है या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप इसका ऑप्शन ना लेने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल इसी विषय पे आ रहे हैं और मैं जानता हूं कि लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा है। जिस तरह की पेंशन की एप्लीकेशन हमको मिली लाखों की संख्या में, तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि उनकी पेंशन एप्लीकेशंस का क्या हो रहा है। अभी देखिए, एक मेघनाथन जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि हैज़ ईपीएफओ स्टार्टेड गिविंग द हायर पेंशन। तो आपने बताया कि हाँ, बिल्कुल शुरू हो चुका है, हजारों लोगों को हम दे चुके हैं, मैंने जैसे बताया था। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब आपके वक्तव्य में, आपके जवाब में आ चुका होगा। जया जी का जवाब भी उन्हें मिल चुका होगा, मुझे उम्मीद है। एक एनसीपी पे एक सवाल था शुरू में कि एनसीपी डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मुझे लगता है कि सारे एनसीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक जवाब दिया जा सकता है कि एनसीपी क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे इफेक्ट करता है आपकी पेंशन को। जी देखिए, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड है वो पीरियड जब आप बिना वेतन के छुट्टी पे थे, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड। जी। तो जैसे मान लीजिए कोई बीडी वर्कर है, उसने महीने में सिर्फ 10 दिन काम किया, तो उसका 20 दिन जो बचा हुआ है जिस पे उसने काम नहीं किया, उसे वेतन नहीं मिला, वो एनसीपी डेज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में हैं, किसी वजह से आपको 6 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी, लेकिन आपके पास जो अर्नड वेजेस थी, जिसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपको वेतन देता रहा और पीएफ में पैसा जमा कराता रहा, वो सिर्फ 4 महीने थी, तो 2 महीने के लिए आपको वेतन नहीं मिलेगा। और क्योंकि वेतन नहीं मिलेगा तो उस पर पीएफ कंट्रीब्यूशन भी जमा नहीं होगा, पेंशन कंट्रीब्यूशन भी जमा नहीं होगा। ऐसी सेवा को हम एनसीपी डेज कहते हैं। तो ये जो एनसीपी डेज होते हैं, आज के समय पे जो ईसीआर है उसमें हर महीने एम्प्लॉयर को लिख के देने होते हैं। वो 0 लिख के देता है, या मान लीजिए किसी का 1 दिन है तो 1 दिन लिख के देगा। इसी आधार पर एनसीपी की गणना होती है। बस कुछ केसेस में ऐसा होता है, हमने पाया है कि एम्प्लॉयर पहले से मान लीजिए 6,000 रुपये के ऊपर पेंशन अंशदान जमा कराता आया है, अचानक वो कुछ महीनों में 6,000 की जगह 2,000 रुपये पेंशन अंशदान जमा कराता है और एनसीपी डेज भी नहीं बताता। तो किसी की भाई वेतन इस तरीके से 6,000 से 2,000 तो आ नहीं सकता, यानी कि उस दौरान अवश्य ही कोई एनसीपी डेज रहे होंगे। तो ऐसे मामलों में हमें फिर एम्प्लॉयर से वो एनसीपी डेज पूछने पड़ते हैं कि भाई आपने कम पैसा जमा कराया है, सदस्य का अंशदान आपने कम जमा कराया है पेंशन स्कीम में, तो आप इसका एनसीपी डेज कितना हुआ ये बताएं। किसी का सवाल मैं पढ़ रही थी, वहां नीचे लिखा हुआ था कि भाई अगर जो एनसीपी डेज हैं वो सही नहीं है तो हम क्या करें। आप उसका प्रूफ दे सकते हैं, आप अपनी जो वेज स्लिप्स हैं वो सारी लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं एक भी दिन बिना वेतन के छुट्टी पे नहीं था, मैं लगातार काम करता रहा, हर दिन मुझे वेतन मिला, मेरा कोई नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड नहीं है। सिमिलरली एक नॉन एम्प्लॉयमेंट पीरियड होता है, उसको भी हम कई बार एनसीपी डेज ही कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपने वो जॉब छोड़ दी, उसके बाद आपने एकदम से दूसरी जगह ज्वाइन नहीं किया, आपने कहा 1 महीने के लिए मैं दुनिया घुमाता हूं, या चलिए 1 महीने के लिए मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूं। तो ये जो 1 महीने का पीरियड बीच में है, इसमें पेंशन स्कीम में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो इस पीरियड को हम या तो नॉन एम्प्लॉयमेंट पीरियड कह के काउंट फॉर करेंगे, या अगर नॉन एम्प्लॉयमेंट पीरियड का अकाउंटिंग का प्रोविजन नहीं है तो दिस इज ऑल्सो अ एनसीपी डेज, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहां मैं एक बात सभी से कहना चाहूंगी, मैं आशा करती हूं आप सब लोग रिटायर नहीं होंगे, आप में से कई लोग सर्विस में होंगे। यदि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जब आप रिटायर हों 58 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद, उस समय आपको पेंशन दावा लेने में कठिनाई नहीं आए, तो कृपया अपनी पासबुक और अदरवाइज भी आप ये सब डिटेल चेक करते रहिए। हमेशा इंश्योर करिए कि आपने जहां जहां काम किया है वो सारी सर्विस आपकी एक जगह आ जाएं। कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों को ट्रांसफर लेने होते हैं तो वो आप ट्रांसफर ले लें। अगर आपने
क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब 58 वर्ष के बाद ये चीजें आती हैं कि भाई फादर के नाम में गलती हो गई या क्या कहते हैं एज मेरी सही नहीं है, तो जो भी इस तरीके का आपका डाटा है वो प्लीज इंश्योर कराएं बिल्कुल सही हो। ई नॉमिनेशन भरें, उसमें अपनी परिवार का, पति पत्नी, आपके जो बच्चे हैं उनका डाटा बिल्कुल सही भरें, ध्यान से भरें, गलती ना करें, क्योंकि एक बार गलती हो जाती है तो उसको सही करने का, देखिए जो हमारा बैठ के क्लेम कर रहा है उसे नहीं पता कि अगर संजय कुमार नाम हमारे रिकॉर्ड में है तो क्या वो संजय कुमार शर्मा के नाम से क्लेम आ जाए तो वो कर दे, क्योंकि कल को ये फ्रॉड हो सकता है। हमने जितने भी ये प्रावधान बनाए हैं ये आपके पैसे की सुरक्षा के लिए, ये पैसा जो आपका है हम एज ट्रस्टीज ट्रस्ट में इसको रखे हुए हैं, ये पैसा हमें इंश्योर करना होता है कि हम सही आदमी को ही दें। तो उसकी पहचान हम कैसे करते हैं? हम इसी से पहचान करते हैं कि हमारे रिकॉर्ड में जो डाटा है, जो क्लेम कर रहा है वो वही आदमी है या नहीं। तो यदि जैसे ही आपको पता अगर चले कि जो ईपीएफओ का रिकॉर्ड है उसमें कहीं भी कोई भी डाटा कुछ गलत हो गया है एम्प्लॉयर की गलती से, या आपने जल्दीबाजी में फॉर्म भरा शुरू में किसी भी वजह से, तो उसको कृपया अपने रिटायरमेंट से पहले ये सब चीजें आप सही करा लीजिए। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा इनकी तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से, कि एनपीएस जो है वो एनपीएस तो एम्प्लॉयर दर्ज करता है, तो अगर उसमें कोई गलती है तो क्या एम्प्लॉयर के थ्रू उनको आना पड़ेगा? हाँ, मतलब आप एम्प्लॉयर के थ्रू भी आ सकते हैं और अदरवाइज हमारा ग्रीवेंस पोर्टल है, आप उसमें ग्रीवेंस डाल सकते हैं। देखिए हम लोगों का, लेकिन उसको सर्टिफाई तो एम्प्लॉयर करेगा कि नहीं? वो हमारा ऑफिस उनके साथ फिर टेकअप करेगा, उसको बहुत अच्छी बात कही आपने, बेस्ड ऑन जो आपकी शिकायत आएगी। लेकिन कृपया उसका कोई प्रूफ लगाइएगा। कई बार क्या होता है लोग कोई प्रूफ नहीं लगाते हैं, लोग लिखते हैं मेरी सर्विस 15 साल थी, आप 10 साल दिखा रहे हैं। तो अब ये 15 साल और 10 साल में जो 5 साल का डिस्प्यूटेड है वो आप खुद भी जानते होंगे कि किस वजह से है, बिकॉज आप लोगों को भी अकाउंट्स पे स्लिप्स मिल रही होंगी, आपको पीएफ स्लिप्स लगातार मिलती हैं, आज की डेट पे आप पासबुक हमारी देख सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आप प्रूफ लगाएंगे ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम आपकी समस्या जल्दी से जल्दी निपटा पाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। और अगर वो एम्प्लॉयर के थ्रू आते हैं तो मेरे ख्याल से वो सर्टिफाइड होगा, तो ये जो ऑफिस के थ्रू वेरिफिकेशन काम है वो थोड़ा इजी हो जाएगा और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह के और भी बहुत सारे जो हायर वेजेस पे पेंशन के सवाल हैं बहुत सारे आए हैं हमारे पास, और हमारे साथ लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि उनको डिमांड लेटर कब मिलेगा। अब चेन्नई साउथ का जैसे है तो अब हम यहाँ बैठ के तो शायद नहीं बता पाएंगे उनको, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि कैसे कब मिलेगा। इसके लिए वो अपने जो रीजनल ऑफिस है उससे संपर्क करें। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उन सबको एग्जामिन किया जा रहा है और एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से उसको लेटर्स इशू किए जा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ और भी सवाल हैं। हम एक सवाल लेते हैं कि डिमांड नोटिस तो उनका आ गया। एक सवाल उन्होंने पूछा कि हमारे एक दोस्त थे उनको 1000 रुपये पेंशन, हाँ ये केयर एंड शाइन हर्बल रेमेडीज को, एक्चुअली माय फादर रिटायर्ड इन मार्च 2003, ही रिसीव्स ओनली 1000 रुपीज पेंशन पर मंथ, विल ही बी एबल टू गेट अ हायर अमाउंट, काइंडली रिप्लाई। देखिए आपके जो पिताजी हैं उनको 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन मिल रही है। इसका मतलब है कि जब उनकी पेंशन की गणना की गई होगी तो वो पेंशन 1000 रुपये से भी कम बनी होगी। जहाँ भी 1000 रुपये से कम पेंशन बनती है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट देती है, जिसके कारण हम लोग 1000 मिनिमम पेंशन मेंबर को, सदस्य को दे पाते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो पेंशन फंड है इसका एनुअल वैल्यूएशन होता है, टाइम टू टाइम हम उसको इवैल्यूएट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम हम सोचते रहते हैं कि किस तरीके से पेंशन स्कीम में और क्या चीज़ सुधारी जा सकती है, क्या हम गणना सुधार सकते हैं, क्या हम कंट्रीब्यूशन रेट्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से जो स्कीम है उसको सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि वो जानना चाहते हैं, आपने कहा कि 1000 से पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो जो पेंशन बढ़ाने का इशू है वो टोटली वैल्यूएशन से जुड़ा हुआ है। तो जब भी फंड में इस प्रकार से हमारे पास अवेलेबल फंड्स होंगे कि हमें लगे कि हाँ हम पेंशन बढ़ा सकते हैं, या जब भी हम स्कीम में कोई मॉडिफिकेशन ऐसे हो पाए, कोई हमारे वैल्यू रिकमेंड करेंगे, आगे उन पर एक्शन होगा जिसमें वो पेंशन बढ़ पाए, तभी वो पेंशन बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि ये फंडेड स्कीम है, इसमें इस तरीके से अचानक कोई बेनिफिट
नहीं बढ़ाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और जब बढ़ाया जाएगा तो सभी का बढ़ाया जाएगा, केवल आपका नहीं बढ़ाया जाएगा। एक श्रीनिवासन, सीवी श्रीनिवासन है, उनका एक विस्तार से सवाल आया कि सिंस सर्विस पीरियड इज 95 to 2024, हायर पेंशन कैलकुलेशन विल यू टेक लास्ट 5 ईयर सैलरी एवरेज 19 से 24 तक का लेंगे, या 95 से 24 तक का लेंगे, या आप दो पार्ट में लेंगे 95 से 2? मेरे ख्याल से इस तरह का एक्सप्लेनेशन हम पहले दे चुके हैं, फिर भी एक बार संक्षेप में जवाब दें। एक बार दोबारा बताती हूँ श्रीनिवास जी, एंड यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो बिकॉज़ आई थिंक ही मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, सो आई विल स्विच टू इंग्लिश। Mr. Srinivas, I hope you are there. The question that you have asked, that how pension will be calculated. So I think you might have given the higher pension application, but you must be receiving the pension on wage ceiling right now. So if you see your present PPO, you will find that the pension has been calculated in two parts. In fact, in three parts, because one part is prior to 1995, which we call past service benefit, then from 95 to 2014, and thereafter from 2014 onwards till date of exit. So already those who are getting pension on wage ceiling, their pension is being calculated on pro rata basis, that is in two parts, from 95 to 2014 and separately from 2014 onwards. So the same way, pension on higher wages will also be calculated. So we will take 5-year average, but then for the period prior to 2014, we will compare it with the maximum wages that you were drawing during that period. Suppose your average comes to 60,000 and at that point of time your maximum salary was only 55,000. So for that period, the pension will be calculated on 55,000, and for post 2014 period, it will be calculated on 60,000. So this pro rata is nothing new. If you will go through your existing PPO, it is already there. It's a part of the scheme, and that's how pension is being calculated. So I hope whenever you will receive the demand letter, you will just go through the pension calculation and you will compare, and you will take a decision based on your health and other condition, your family condition. Whatever decision will be yours, that EPFO will accept. Correct. बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग डिमांड नोटिस का वेट कर रहे हैं और पैसा जमा कराने को तैयार हैं जी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उन तक, अगर वो एलिजिबल होंगे तो उन तक डिमांड नोटिस पहुंचेगा। एक हमारे व्यूअर हैं शेष बख्शी जी, वो पूछ रहे हैं कि मैनी एक्स एम्प्लॉइज ऑफ भिलाई स्टील प्लांट डिपॉजिटेड lakhs of rupees as per demand note which was returned by EPFO रायपुर आफ्टर 2-3 months कोटिंग सम एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट रूल। ये आपने वैसे जवाब दे दिया था, हाँ जी, फिर भी संक्षेप में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बता दीजिए। मैं संक्षेप में बता देती हूँ। जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि हम ऑलरेडी पेंशन हायर वेजेस पे दे रहे हैं। हम अब तक लगभग 70,000 से ज़्यादा 70,000 से ज़्यादा डिमांड नोटिस इशू हो गए हैं। कई सदस्यों ने डिमांड नोटिस के पैसे नहीं जमा कराए हैं बिकॉज दे हैव कैलकुलेटेड एंड दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि इतना पैसा जमा कराना, बिकॉज देखिए सबकी हेल्थ अलग अलग होती है। मैं सभी से कहूंगी कि ध्यान से ये अपना ऑप्शन दें, क्योंकि हमारे पास अब ऐसे केस भी आए हैं जहां पर पेंशनर ने पैसा जमा करा दिया लमसम में 20-30 लाख एंड अनफॉर्चुनेटली उसके 2-3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई है। तो मेंबर पेंशन अब उसकी सिर्फ 3 महीने के लिए या शुरू ही नहीं हुई है या मिलनी भी है तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए होनी है, और अब उनकी जो नॉमिनी और फैमिली है दे आर सेइंग कि हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए, पैसा वापस कर लें। तो मेरे कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको डिमांड लेटर मिले, आप लोग सोच समझ के सारा कुछ देख के तब वो निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये स्कीम है, कानूनी चीज़ें हैं। एक बार आप ऑप्शन कर लेंगे तो वापस आना एक पीरियड के बाद इट मे बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो दूसरा जो इन्होंने भिलाई वाला क्वेश्चन उठाया, वो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है तो एलिजिबिलिटी के लिए सभी जो रूल्स रेगुलेशन है उनको देखा जाना होता है, ट्रस्ट रूल्स को भी देखा जाना होता है। अगर आरपीएफसी ने ऐसा कोई निर्णय किया है तो अवश्य ही ट्रस्ट रूल की वजह से किया होगा, और जो भी उन्होंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, जो भी ट्रस्ट रूल कोट किया है, उसे आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आरपीएफसी ने निर्णय दिया है वो ट्रस्ट रूल को गलत कोट कर रहे हैं या ट्रस्ट रूल ऐसा नहीं कहता है, तो आप उसको हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग रिप्रेजेंटेशन हमेशा एग्जामिन करवाते हैं और उन पर त्वरित कार्यवाही होती है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिसीजन गलत हुआ आरपीएफसी के द्वारा तो वो उसकी अपील कर सकते हैं। हाँ, अपील कहाँ करेंगे? अवश्य वो जोनल ऑफिस को लिख सकते हैं, हम वहां से जोनल जो रीजनल ऑफिस का सुपरवाइजिंग जोनल ऑफिस है, सुपरवाइजिंग जोनल ऑफिस है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको देखा जा सकता है। तो अगर वो वहां भेजेंगे तो रूल्स के अनुसार ही चलना पड़ता है। जो लोग पीएसयू में काम कर रहे हैं वो तो हमसे ज्यादा जानते हैं, वो भी पीएसयू में रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन हर काम के लिए होते हैं और रूल्स के हिसाब से ही सबको चलना पड़ता है। बट वी जस्ट वांट कि किसी को कोई परेशानी ना हो, है ना। अगर किसी का मान लीजिए गलती से पैसा हमारे पास आ जाए तो हम उसको तुरंत रिफंड कर दें। हम लोग यही इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो यहाँ से निर्देश जारी किए गए हैं, जो केंद्रीय भविष्य निधि आयोग सीपीएफसी ने डायरेक्शन दिए हैं, वो यही है कि अगले 1-2 महीने में सभी एप्लीकेशन का फाइनल निपटान हो जाना चाहिए। जहां डिमांड नोटिस इशू होने, डिमांड नोटिस इशू हो जाने चाहिए। जहां एलिजिबल नहीं है और हम असमर्थ हैं सदस्य का ऑप्शन स्वीकार करने में, वहां ये बात हमें पोलाइटली मेंबर को बतानी है। तो ये जो दिशा निर्देश हैं ये सभी आरपीएफसीज को दिए जा चुके हैं। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि जिनकी भी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है उन सबको जल्दी से जल्दी इस विषय में सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ हमारे व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं लगातार और बहुत सारे नए व्यूअर्स भी जुड़ गए हैं। एक हमारे व्यूअर हैं महालिंगैया वी देवीनाथ। His question is, our establishment wants to start higher pension contribution. What is the procedure to how to start? There is no such procedure post 2014. That means members who have joined, who have started working in a covered establishment, PF covered establishment after 2014, they are eligible to become members of EPS 1995 only if their wages as on the date of joining were not exceeding 15,000. That means suppose there was a person A, he joined establishment X which is covered under the PF Act, but when he joined his starting wages was 25,000, then in that case he will not become a member of pension scheme. His entire contribution will remain in the PF account only. 12% plus 12%. Employee share as well as employer share, both share will remain only in the provident fund account. He will not be eligible to become a member. So obviously that membership is only allowed up to 15,000 and thereafter there is no provision for contribution on higher salary. बहुत अच्छी बात है और लोग लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाएँ और लोगों की समस्याओं को सुलझा पाएँ। हमारा उद्देश्य भी इस लाइव का यही है कि जिस विषय पर हम लाइव कर रहे हैं उस विषय पर लोगों को शिक्षित कर पाएँ, लोगों को जानकारी दे पाएँ, जिससे कि वो स्वयं सक्षम हो जाएं और हमारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। देखिए हमारे साथ कुछ लोग ऐसे सवाल भी कर रहे हैं जो पेंशन स्कीम से जुड़े हुए नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा है कि पेंशन स्कीम से जुड़े हुए सवालों को ही हम लेंगे आज, और अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई परिवेदना है, कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे पास दूसरे माध्यमों से पहुंच सकते हैं, जिसमें कि EPFIGMS एक है। आप हमारे ऑफिसेज भी जा सकते हैं, PRO पे भी संपर्क कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि EPFO ने पिछले कई सालों में, ख़ासतौर से पिछले 2 सालों में एक सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है, क्योंकि EPFO को पता है कि सोशल मीडिया पे आप सब मौजूद हैं और हमसे जुड़े रहते हैं और आप हमसे आगे भी जुड़ना चाहेंगे। हमने YouTube पे एक अपना चैनल बनाया हुआ है जिससे आप आज जुड़े हुए हैं, और उस YouTube चैनल पर ही हमने पिछले 1 साल में बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं। उन वीडियोज़ में हमने स्कीम और EPFO के बारे में बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारी स्कीम, बहुत सारे लाभ बताए हैं। आप कैसे उन सब कैसे अपना काम करा सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि उनका जो UN है वो लॉक हो गया, डिसेबल हो गया है, हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। हमने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है कि पेंशन स्कीम क्या है और पेंशन स्कीम में अलग अलग तरह के प्रावधान क्या हैं, क्या क्या लाभ है। आप पिछले हमारे अप्रैल के वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको मेंबर पेंशन और विडो पेंशन, चिल्ड्रन पेंशन, हमारे डिसेबलमेंट पेंशन, सारे टाइप ऑफ पेंशन्स पे आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा। उसे ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीमित समय रहता है, तो हम चाहेंगे कि अलग अलग तरह के सवालों को हम ले सकें और उनका जवाब दे सकें। अपनी ग्रीवेंसेस हम आपकी कोशिश करेंगे कि इसके माध्यम से अगर कुछ सॉल्व कर सकते हैं तो करेंगे।
नहीं तो हम चाहेंगे कि आप EPFIGMS का प्रयोग करें। हम देखते हैं कि एक और सवाल लेने की कोशिश करेंगे। भूपेश चौहान जी ने तो खैर तारीफ की है, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको अच्छा कहा, हमारे प्रयासों को सराहा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। हम नेगेटिव कमेंट से कभी घबराते नहीं हैं, कभी परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं और बहुत सारा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपको तकलीफ़ है। लेकिन अच्छे कमेंट, जहां आपको अच्छा लगे, कभी अच्छी बात भी करिए जिससे कि हमको भी अच्छा लगे और हम और बेहतर काम कर सकें। हम देखते हैं कि मोलेगांवी श्री शैल ये पूछ रहे हैं कि वेदर प्री 1/9/2014 पेंशनर विल गेट रिवाइज्ड पेंशन एज पर RC गुप्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। मैम जी, RC गुप्ता का जो जजमेंट है, अगर आपने पढ़ा होगा, RC गुप्ता वाले केस में क्या हुआ था कि जब लोग सर्विस कर रहे थे उन्होंने हायर पेंशन का ऑप्शन शुरू में नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले ऑप्शन दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा कि भाई इन्होंने सनलाइट ईयर्स, सनसेट ईयर्स में दिया जब ये रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ऑप्शन दे दिया, इसलिए इनका ऑप्शन मान लिया जाए। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो हम ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने सबसे एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन मंगाए हैं प्री 1/9/2014 वालों से। आप नाम से ही समझ जाइए, नाम क्या है, एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन। यानी आप लोग अगर रिटायरमेंट से पहले ऑप्शन दे चुके थे तो आपकी एप्लीकेशन के आधार पे इसी फैक्ट को हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ, ये जो मेंबर थे ये अपने रिटायरमेंट होने से पहले प्री 1/9/2014 में इन्होंने ऑप्शन दे दिया था, कंट्रीब्यूशन दे दिया था, और इसलिए यदि हमारे ऑफिस ने उस समय वो कंट्रीब्यूशन वापस कर लिया या नहीं माना वो ऑप्शन, तो उन लोगों को ये पेंशन दी जाएगी। लेकिन जिन्होंने ऑप्शन नहीं किया था अपने रिटायरमेंट के बाद, वो लोग आज की डेट में ऑप्शन नहीं कर सकते। ऑप्शन सिर्फ वही कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 मंथ्स का टाइम दिया था, वो सिर्फ उनके लिए दिया था जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/9/14 से पहले का था, और जो 1/9/14 एंड ऑनवर्ड्स जॉब करते आ रहे हैं, उन लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ऑप्शन दिया था, जिसको हम ज्वाइंट ऑप्शन कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये सही है। एक प्रश्न मैंने पढ़ा था, विलास जी ने एक प्रश्न किया था कि पहले उन्होंने 10 साल प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में काम किया और उसके बाद वो अब गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो जो पिछले 10 साल हैं, क्योंकि 10 साल में हम विड्रॉल बेनिफिट नहीं देते, आप सब जानते हैं विड्रॉल बेनिफिट तभी मिलता है जब सर्विस 10 साल से कम हो। अगर 9 साल 6 महीने से ज्यादा हो जाए तो राउंड ऑफ करके 10 साल हो जाता है, फिर हम विड्रॉल बेनिफिट नहीं देते। तो विलास जी को इनका ये प्रश्न था कि क्योंकि अब मैं गवर्नमेंट में काम करने लग गया हूं, तो क्या मुझे पुरानी जो ये सर्विस है इसकी पेंशन मिलेगी? तो हाँ, आपको ईपीएस की पेंशन मिलेगी। ईपीएस में जो आपका 10 साल का कंट्रीब्यूशन आया उसकी आपको पेंशन मिलेगी। आप पेंशन जैसे ही आप 58 वर्ष के होंगे, आप इस पेंशन को लेना शुरू कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो 58 से पहले भी ले सकते हैं। 50 वर्ष की आयु में नहीं मिलेगा। 50 वर्ष की आयु में जब तक कोई सर्विस में है, वी विल से कि नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज भी, बिकॉज अगर आप सर्विस में हैं, जो अगर आप किसी कवर्ड एस्टैब्लिशमेंट में हैं, पीएफ कवर्ड में, तब तो आप ले ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप कहीं और भी जॉब कर सकते हैं तो वी विल रिकमेंड कि आप तभी पेंशन लें जब आप 58 वर्ष के हो जाएं, क्योंकि उसकी उपयोगिता तभी ज्यादा है। उसकी उपयोगिता तभी है। देखिए, आज की डेट में तो आप लोग की सैलरी आ रही है, सैलरी से आप अपने खर्चे निकाल रहे हैं। जब आप जॉब नहीं करेंगे उस समय पेंशन आए, चाहे वो भले ही छोटा सा अमाउंट आए। कई बार हम लोग कई जगह जाते हैं और लोग कहते हैं कि आप क्या पेंशन दे रहे हो, 1000 रुपए, और हम उन्हें यही कहते हैं कि आप ये सोचिए, एक गांव में एक पति पत्नी है, पति किसी फैक्ट्री में 4-5 हजार रुपए महीने की नौकरी करता था, अब रिटायरमेंट के बाद वो वापस गांव में चला गया। उस 1000 की वजह से वो लोग कम से कम अपना खर्चा खुद चला सकते हैं, उन्हें अपने बच्चों से, बहू से, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। तो पेंशन जो है वो एक आर्थिक सुरक्षा के लिए, एक आजीवन आर्थिक सुरक्षा की, भले ही आपको एक छोटा सा अमाउंट मिल रहा है लेकिन ये अमाउंट आपको लगातार मिलता रहेगा। तो इसीलिए मेरी विलास जी से और बाकी सभी जो पेंशन ले सकते हैं उनसे कि आप कृपया 58 वर्ष में ही लें। यदि आप पहले से पेंशन लेते हैं तो हम उसे रिड्यूस करके देते हैं, तो आपका पेंशन अमाउंट थोड़ा कम मिलता है। और बात ये भी है कि जो पेंशन है
वो जितनी भी लोगों को मिलती है, वैसे तो पैसा जब भी हो तनख्वाह भी लोगों को कम लगती है, तो पेंशन तो जाहिर है कम लगेगी। आपने पहले ही बता दिया कि पेंशन की अमाउंट जो है वो डिपेंड करती है हमारा जो हेल्थ है, हमारे जो फंड की हेल्थ है उस पर। तो खैर, हाँ, एक और हमारे व्यूअर हैं टी मनी जी। हिज क्वेश्चन इज, माय एक्स एम्प्लॉयर HCL टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट क्रिएटेड UN to get my family pension despite several reminders for over 3 years. Please suggest remedial action. मैम हाँ जी, इस पे आप EPFI GMS के तहत हमारे RPFCs को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमारे जो RPFC हैं वो इस मैटर को HCL के साथ लेंगे। कई केसेस में क्या कहते हैं, जो UN अलॉटमेंट है वो अगर हमें सारे रिकॉर्ड आपके हमारे ऑफिस में अगर सही दर्ज होंगे तो हमारे जो ऑफिसर हैं वो जरूर उसको बिना HCL के भी कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी हमेशा ये रहती है कि हम एम्प्लॉयर के थ्रू ही UN क्रिएट कराएं, ताकि ऐसा कुछ ना हो कि कोई दूसरा आदमी आपके नाम से क्लेम ले जाए। तो उसके लिए एम्प्लॉयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। EPFI GMS पे जो भी शिकायत दर्ज होती है उसमें हमारे RPFC तुरंत एक्शन लेते हैं। एक देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हमने जो वीडियोस बनाए उसमें है। फिर भी मैं सवाल को ले लेता हूं कि गोपी जोशी जी हैं, एंड आस्किंग ए मेंबर इज लीगली डाइवोर्स, डोंट मूव इट, होल्ड करिए सवाल को वहाँ पे। गोपाल जोशी, ए मेंबर इज लीगली डाइवोर्सी, नो चिल्ड्रन, डेथ वाइल इन सर्विस, नो ई नॉमिनेशन, कैन पेरेंट गेट डिपेंडेंट पेरेंट पेंशन? यस, दे कैन गेट। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। ये इसमें मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ जो आपने बताया, क्योंकि उनका लीगल डिवोर्स हो चुका है। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जो डिवोर्स है वो लीगल हो, क्योंकि अगर वो सिर्फ सेपरेटेड थे, डिवोर्स नहीं थे, तो पेंशन उनकी वाइफ को ही मिलेगी, भले ही वो आपस में साथ नहीं रह रहे थे, अलग अलग रह रहे थे। तो अगर लीगल डिवोर्स है तभी जो वाइफ है उसका पेंशन से क्लेम हटेगा, क्योंकि बच्चे भी नहीं है, नॉमिनी भी नहीं है, तो डिपेंडेंट पेरेंट पेंशन को ये पेंशन मिलेगी। पहले फादर को मिलेगी, और अगर फादर की मदर से पहले एक्सपायर होते हैं तो फिर आगे ये मदर को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जो आपने बताया है, देखिए मैं सबसे एक बात ये भी कहूंगी कि यहाँ जब आप हमसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप हमें जो बता रहे हैं हम उस आधार पर इसका आंसर दे रहे हैं। अब एक्चुअल में मान लीजिए यहाँ पे कई चीजें नहीं आई हैं कि जो डेथ हुई है वो कब हुई है, वो पेंशन का जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 15,000 से ऊपर की सैलरी होगी तो वो पेंशन फंड का मेंबर नहीं बनेगा, वो सारी चीजें आप भी नहीं बता सकते और हम भी नहीं चेक कर सकते। तो अगर अदरवाइज वो एलिजिबल है, पेंशन स्कीम का मेंबर है, डेथ इन सर्विस हुई है या अवे फ्रॉम सर्विस में विद इन 3 इयर्स हुई है, तो उस केस में जो आपने हमें सूचना दी उसके आधार पर डिपेंडेंट पेरेंट पेंशन अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, और अधिक जानने के लिए आप हमारा वीडियो भी देखिए, उस वीडियो को स्प्रेड भी करिए, जिससे कि और भी लोग, आप जैसे लोग जान पाएं और लाभ उठा पाएं। एक सवाल और हम लेते हैं सुबिन सैम जी का कि इफ ए PF मेंबर हैज सुसाइड एंड वाज डिक्लेयर्ड डेथ, whether he is eligible for EPS scheme, his service history is 1 year। तो कहना शायद ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसकी एक साल सर्विस थी और उसकी डेथ हो गई थी, सुसाइड कर लिया था उन्होंने, बाद में उसको बताया गया कि डेथ डिक्लेयर हो गई है, तो वो एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे? जी, मैं आशा करती हूँ कम से कम आप लोग सब जब यहाँ पर हैं कोई ऐसा केस कभी ना आए, लोग सुसाइड ना करें, क्योंकि जीवन सबसे अनमोल है। पैसा वैसा बाकी सब चीजें, पेंशन वेंशन चलती रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई ऐसा केस आता है जहां मेंबर ने सुसाइड किया, तो ऐसा नहीं है कि सुसाइड के केस में हम बेनिफिट नहीं देंगे। सुसाइड के केस भी डेथ की तरह ही ट्रीट होते हैं। तो अगर वो पेंशन स्कीम के मेंबर थे और डेथ ड्यूरिंग सर्विस हुई है या वो जॉब छोड़ने के 3 साल के अंदर हो गई है, तो उनके परिवार में जो भी उनकी मिसेज हैं और जो बच्चे हैं उनको पेंशन अवश्य दी जाएगी। अगर परिवार नहीं है तो नॉमिनी पेंशन, नॉमिनी भी नहीं है तो डिपेंडेंट पेरेंट पेंशन, वो पेंशन दी जाएगी। एक और श्रेयस डे साहब हैं, वो उनका सवाल है कि आई एम इन सैबेटिकल लीव, वेदर मनी इज देयर, वट एवर मनी इज देयर, दैट विल ग्रो अंडर पेंशन स्कीम। तो इस ग्रो का तो सवाल जो है वो मेरे ख्याल से आप पहले बता चुके हैं, क्योंकि अलग अलग कोई अकाउंट नहीं होता है, आपका अकाउंट अलग से ग्रो नहीं करेगा, ग्रो करेगा तो पूरा का पूरा
पेंशन फंड ग्रो करेगा और आपका पैसा भी उसके साथ ग्रो करेगा। लेकिन आपके जो लाभ हैं वो ऑलरेडी आपको मैडम बता चुकी हैं जी। तो इसमें मैं एक ही बात कहूँगी जो मैं बार बार कह रही हूँ, पहले भी हमने शुरू में कहा था। देखिए, अभी जो हमने केस डिस्कस किए, जो अभी एक आया था कि भाई किसी ने सिर्फ 1 साल कंट्रीब्यूट किया, क्या उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, और मैंने कहा कि हाँ पेंशन मिलेगी। अब आप खुद सोचिए 1 साल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन आया होगा। जो 1 साल में कंट्रीब्यूशन आया था वो तो सिर्फ 3 या 4 महीने की विडो और चिल्ड्रन पेंशन में ख़त्म हो गया। तो बेसिकली उनको जो बाकी ये लगातार पेंशन जा रही है वो कहाँ से जा रही है? ये कॉमन फंड में से जा रही है, क्योंकि ये एक रिस्क है कि भाई कोई नहीं जानता किसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, कोई ये भी नहीं जानता कि कौन सा मेंबर है जो 100 साल तक जिएगा। अब एक मेंबर पेंशन लेना शुरू करे और उसकी डेथ 60 साल में ही हो जाए तो ऑब्वियसली वो फंड से कम पैसा लेके जाएगा, और एक मेंबर जो 100 साल जिया है वो फंड से ज्यादा पैसा लेके जाएगा। तो ये जो फंड है ये कॉमन है, इसमें से सबको स्कीम के हिसाब से बेनिफिट दिए जाएंगे। आप सबैटिकल में हैं, आप हमारे पास अगर पेंशन के सदस्य बन चुके हैं तो जो भी आपकी सर्विस है उसका जो अंशदान है उसके आधार पर आपको जो भी लाभ मिलना है वो आपको दिया जाएगा जब भी आप उसके लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। लेकिन ये कॉमन फंड में रहेगा, ये पैसा अलग अलग नहीं है। ये एक आदमी ये नहीं कह सकता कि 10,000 रुपये मेरे हैं, दूसरा कहे मेरे 25,000 हैं तो मैंने 25,000 जमा कराए, मुझे 25,000 दे दीजिए। ये इस तरीके से नहीं, ये कॉमन फंड है जिसमें सारे कंट्रीब्यूशन जाते हैं। जैसा आप जानते हैं गवर्नमेंट भी इसमें 1.16% देती है। ये जो कॉमन फंड है इससे हम सभी लाभ देते हैं, तो आपको भी अवश्य मिलेगा जब भी आप एलिजिबल होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग और जुड़ रहे हैं। अधिकतर लोगों का जो सवाल है वो हायर वेजेस पर ही है और एनहांस पेंशन पे बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पेंशन कैसे एनहांस होगी, whether the spouse are eligible for enhanced pension against their retired employee expired। जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और अच्छा किया आपने पूछ लिया। मेरा सबसे अनुरोध है, कृपया जहाँ मेंबर ऑप्ट कर चुका है हायर पेंशन के लिए और हायर पेंशन उसको मिलनी शुरू हो गई है तो ऑब्वियसली हम विडो पेंशन देंगे। लेकिन आप सब जानते हैं जो विडो पेंशन है उसका रेट 50% होता है। तो यदि मेंबर को हायर पेंशन में 25,000 रुपये पेंशन जा रही थी तो विडो को 25,000 का सिर्फ 50% ही मिलना है। तो इसलिए जहां किसी ने ऑप्ट नहीं किया था उनको वेज सीलिंग पे ही पेंशन मिल रही थी और अब वो नहीं है ऑप्शन करने के लिए। और विडो को अगर ये लगता है कि मैं ऑप्ट कर लूं तो कृपया ऐसा ना करें, इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि विडो पेंशन सिर्फ 50% है। तो आपको जो पैसा जमा कराना पड़ेगा और जो आपको पेंशन मिलेगी वो आपके लिए मेरे हिसाब से फाइनेंशियली इट विल नॉट बी अ गुड डिसीजन। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है उसमें भी सिर्फ मेंबर्स को ही कहा गया है कि जो मेंबर है वो ऑप्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अगर ये ऑप्शन होता भी मान लीजिए कहीं किसी वजह से, तो मैं तो चाहूँगी जो विडो हैं वो इस चीज़ को सोचे समझे। ये ऑप्शन सिर्फ मेंबर्स के लिए है, विडो के लिए लाभकारी नहीं रहेगा। देखिए, और इसी तरह के कुछ सवाल आ रहे हैं, हम कुछ सवाल और लेते हैं। ये पे रूल सर्विसेज में वेरी नाइस इनिशिएटिव सर एंड मैम, शुड IW इंटरनेशनल वर्कर बी एडेड इन EPS एंड इफ सो शुड रेस्ट्रिक्ट टू 1250 और नो इफ हिज वेजेस इज मोर देन 15,000? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। देखिए, मेंबरशिप का जो प्रावधान है वो एक जैसा है, तो जो इंटरनेशनल वर्कर भी हैं वो अगर उनका वेजेस जो डेट ऑफ जॉइनमेंट क्योंकि 15,000 से ऊपर है तो पेंशन स्कीम के मेंबर नहीं बन सकते। बहुत अच्छी बात है। एक आदर्श धीमान जी हैं, ही इज आस्किंग डेफर्ड पेंशन विद कंट्रीब्यूशन एंड विदाउट कंट्रीब्यूशन बताएं। अच्छा है, ये बहुत से लोग जानना चाहेंगे। डेफर्ड पेंशन विद कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो डेफर्ड पेंशन है, पहले तो क्योंकि यहाँ हायर पेंशन की बार बार बात हो रही है तो मैं ये साफ कर दूं कि डेफर्ड पेंशन सिर्फ पेंशन ऑन वेज सीलिंग वालों को ही मिलता है, ये पेंशन ऑन हायर वेजेस पे नहीं है। जो वेज सीलिंग पे पेंशन ले रहे हैं, जिनका 15,000 के ऊपर पेंशन का फाइनल कैलकुलेशन होना है, इस समय वेज सीलिंग 15,000 रुपीज़ है, वो चाहें तो डेफर्ड पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो यदि वो 58 के बाद भी सर्विस में है, जैसे कई PSU में रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं कि 58 के बाद भी हमारा कंट्रीब्यूशन आता रहेगा और हमें 60 साल की उम्र में पेंशन
दे दीजिएगा। ऐसे सभी केस में हम उनका कंट्रीब्यूशन लेंगे और ये जो हमने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन लिया इसको हम उनकी पेंशनेबल सर्विस में ऐड करेंगे और पूरा सर्विस के लिए हम उनको 60 साल की आयु में पीपीओ इशू कर देंगे। तो इसे कहा जाता है डेफर्ड पेंशन विद कंट्रीब्यूशन। एक जो दूसरी कैटेगरी है वो है सिर्फ डेफर्ड पेंशन, उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं आता। आपने 58 साल तक की उम्र तक नौकरी की, वहीं तक अंशदान आया। अब आपका अंशदान नहीं आ सकता पेंशन योजना में, लेकिन अभी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, अभी तो आपको पीएफ का विड्रॉल मिला है, ग्रेच्युटी मिली है, बाकी चीजें मिली है, तो यू वांट कि भाई थोड़ा सा ही इनहांस हो, लेकिन 60 साल की उम्र में मैं पेंशन ले लूंगा, तो आप 2 साल के लिए उसे डेफर कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो पेंशन है वो 4% प्रतिवर्ष के आधार पर बढ़ा दी जाएगी, तो 8% रफली 8% आपको इंक्रीज पेंशन उसमें मिल जाएगी। यहां में एक चीज आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो क्लेम आते हैं, हम लोगों को खुद को बहुत बुरा लगता है जब हमें वो क्लेम वापस करना पड़ता है कि भाई हम आपका सेटल नहीं कर रहे हैं, हम वापस दे रहे हैं। हमारा भी काम बढ़ता है, आप लोगों की भी परेशानियां बढ़ती हैं। तो कई केसेस में हमने ये पाया है कि जब उन्हें क्लेम फॉर्म भरते वक्त टिक लगाना होता है कि मुझे कौन सी पेंशन चाहिए, तो लोग अक्सर जो अर्ली पेंशन लेना चाहते हैं, मतलब 50 वर्ष की आयु में ही वो जॉब छोड़ चुके होते हैं, उनकी नौकरी खत्म हो चुकी होती है, वो 50 साल या 51 साल या 52 साल से पेंशन लेना चाहते हैं, लेकिन वो टिक कर देते हैं सुपर एनुएशन पे। और अभी उनकी एज सुपर एनुएशन वाली यूट्यूब में भी वीडियो ऑलरेडी है। आप ये थोड़ा सा सोच समझ के टिक करें। एक हाल ही में मामला सामने आया जहां पे एक मेंबर ने डेफर्ड पेंशन पे टिक कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने डेफर्ड पेंशन पे टिक किया तो ऑब्वियसली हमारा ऑफिस क्या सेटल करेगा, डेफर्ड पेंशन, पूरा उनका पीपीओ वगैरह सब बन गया। बाद में वो हमारे ऑफिस में रिक्वेस्ट करने आए कि जी मैंने गलती से डेफर्ड में टिक लगा दिया था, मुझे तो आप 58 से ही दो। तो देखिए ऐसा करना संभव भी नहीं होता, क्योंकि हम बार बार पेंशन दावे का निपटान फिर दोबारा कैंसिल करें, पीपीओ फिर से करें, वो नहीं हो पाता और स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। तो कृपया आप सोच समझ के ही ऑप्शन लें इन चीजों के, और जब भी फॉर्म भरें वो ध्यान से भरें। अगर हो सके तो पास के पीएफ का जो भी ऑफिस है वहां जाके एक बार चेक करवा लें आपने सब कुछ सही भरा या नहीं, ताकि हमें आपका क्लेम फॉर्म आपको वापस ना करना पड़े। पहली बार में ही आपका क्लेम फॉर्म पूरा अच्छे से भरकर आए और हम सीधे उसका जल्दी से जल्दी पीपीओ इशू कर सके। बहुत अच्छी बात है, आप काफ़ी लोगों को बता रही हैं, उनको जानकारियां दे रही हैं और लोग बड़े खुश भी हैं, कुछ लोग प्रसन्न हैं, कुछ लोग जो है संशय में भी हैं अभी भी, और नए नए सवाल लेके आ रहे हैं। बहुत सारे नए लोग भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम उन सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप काफ़ी देर से बोल रही हैं, मैं चाहता हूं कि आपको एक आध सवाल थोड़ा रुक के दिया जाए। तब तक मैं बता दूं कि ये सेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के बारे में है, और अपने सवाल कृपया इसी स्कीम तक सीमित रखें आज के दिन। हम जल्द ही अगर आपको अच्छा लगता है और आपके सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, हम उन सवालों को देखेंगे और फिर उसके बाद एसेस करेंगे आज के रिस्पांस के बाद कि हम नया सेशन किस विषय पर लाएं। हम जल्दी आपसे फिर जुड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा कि ईपीएफओ पिछले 2 साल में बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स ले रहा है, ख़ासतौर से आपसे सीधा जुड़ने के बारे में। तो हम जुड़ते रहेंगे आपके साथ और आपके साथ बात करते रहेंगे लगातार। हर महीने कोशिश करेंगे कि नए सेशन के साथ हम आपके साथ आएँ, नए विषय के साथ आएँ। और अब देखिए एक सवाल आया है मैडम पारुल सप्तर्षि का, टेबल सी वुड बी अप्लाइड इन हायर पेंशन और नॉट? ऑन नॉट तो उन्होंने लिखा नहीं, बट हमने बोल दिया आपको जी, क्योंकि प्रश्न है ये जी। पारुल जी, ये प्रश्न मैंने आपका पढ़ा, एंड अगर आप टेबल सी देखेंगे तो टेबल सी है ही सिर्फ 15,000 तक, 15,000 से आगे टेबल सी नहीं है। तो इसलिए हायर पेंशन केस में टेबल सी नहीं लगेगा। उन केसेस में जहां अभी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली अगर अभी मेंबर सर्विस में अभी रिटायर होने में 10-15 साल बचे हैं और अगर डेथ हो जाती है, तो जो भी मेंबर पेंशन बनेगी वो, या टेबल सी जो मैंने बताया कि 15,000 तक ही है, तो उसमें जो हाईएस्ट अमाउंट लिखा हुआ होगा वो,
या 50% जो मिनिमम मंथली मिनिमम विडो पेंशन है 1000 रुपीज़, इन तीनों में से जो भी ज़्यादा होता है वो दिया जाता है। तो बेसिकली इन केसेस में हायर पेंशन में जो मंथली मेंबर पेंशन है वो उनको दी जाएगी अगर डेथ इन सर्विस होगी। अगर डेथ आफ्टर रिटायरमेंट है तो जो मैंने आपको पहले बताया था उन केसेस में 50% ही विडो पेंशन होती है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत समय से मैं लगातार सवाल जो है वो यूट्यूब से उठा रहा हूँ और फेसबुक पे कहीं कहीं सवाल छूटते जा रहे हैं। अभी एक मैंने सवाल राहुल सिंह जी का देखा, वो थोड़ा नीचे करिए उसको कि मैडम मैं किस क्या कर रहे हो आप? राहुल सिंह का सवाल था। हाँ ये वाला जी था। मैडम, मैं किसी संस्थान में काम करता था। मैंने 5 साल काम किया। नौकरी छोड़ने के बाद जब मैंने क्लेम टेंसी अप्लाई किया तो मुझे केवल मेरा जमा पैसा जो था ही दिया गया। क्या इसका कोई फैक्टर है? जी इसका फैक्टर है और आप चाहें तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जब आपने वेजेस एग्जिट में कितना था, वो आपको पता होगा कि जब आपने जॉब छोड़ी तो आपका जो वेजेस था वो क्या था। आप हमारा स्कीम का जो पैरा देखेंगे उसमें किस तरीके से वो वेज को कैलकुलेट करना है वो दिया गया है। एंड देयर इज अ टेबल डी जो बताती है कि कितने टाइम के बाद अगर एग्जिट हुआ है तो क्या फैक्टर लगेगा उस वेजेस वाले फैक्टर में। तो आप एक बार अगर उसे देखेंगे, लेकिन रफली जो अमाउंट है वो जो आपका कंट्रीब्यूशन जमा होता है वो और उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट थोड़ा सा अर्न होता है उसके बराबर ही आता है क्योंकि ये टेबल के बेसिस पे है तो बिल्कुल ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं होता। ये आपका जो वेजेस निकलेगा, वेजेस मल्टीप्लाइड बाय टेबल डी फैक्टर। तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, अगर आपको फिर भी कोई ग्रीवेंस है तो आप अपनी डाल सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन किस तरीके से किया गया है। जी फेसबुक पे और भी सवाल बहुत सारे हैं। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि सवाल जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इस विषय से रिलेटेड हैं, उनको हम लेते रहेंगे। आप हमें दिखाएं वो सवाल। तब तक हम यूट्यूब पे एक सवाल देखते हैं कि मिस्टर केपी हैं, वो कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर द सेशन, नीड टू रिमूव ईपीएस मेंबरशिप सिंस वेजेस मोर देन 15,000, फॉर्म 3 is सबमिटेड, प्लीज सजेस्ट। आई थिंक मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि ईपीएस मेंबरशिप इन्होंने किसी को दे दी है जो 15,000 से ऊपर था, अब उसको कैसे रिमूव करें? उसको रिमूव करने के लिए आपको जो हमारे आरपीएफसी हैं दे विल टेक एक्शन। आप अपना ग्रीवेंस डाल दीजिएगा एंड उसके बेसिस पे दे विल डू इट, दे विल टेक फर्दर एक्शन। ये ऑलरेडी हो रहा है, कई केसेस में कर रहे हैं। हमारा जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं उसके हिसाब से आपका पैसा डाइवर्ट हो जाएगा, डोंट वरी। आपका जो भी पैसा गलती से पेंशन फंड में काटा गया है वो हम वापस पीएफ में आपके डिपॉजिट कर देंगे। देखिए फेसबुक पे एक सवाल है अशोक करमाकर जी का, और उनका सवाल बड़ा वाजिब सा है, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया है कि आई रीच्ड 58 ईयर्स ऑन 15 February 2020 ऑन माई नॉर्मल पेंशन स्टार्टेड वेटिंग फॉर हायर पेंशन, मे आई गेट अरियर अमाउंट विद इंटरेस्ट व्हेन हायर पेंशन विल बी स्टार्टेड। जब स्टार्ट होगी इनकी हायर पेंशन, अगर इनको मिली तो एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी आपको एरियर जरूर मिलेगा। और देखिए जैसे मैं शुरू में भी बताया था, जो पेंशन योजना है इसमें जो भी पैसा है वो एक कॉमन फंड में है, वो कॉमन फंड ट्रस्ट में हम लोग होल्ड करते हैं जिससे हम सबको बेनिफिट देते हैं। तो जो कर्मचारी पेंशन योजना है ईपीएस है, इसमें एक प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि इस फंड का पैसा सिर्फ उन्हीं कामों के लिए यूज किया जाएगा जो इस स्कीम में लिखे गए हैं। और स्कीम में खर्चा किन किन चीजों के लिए अलाउ किया गया है कि भाई आप विड्रॉल बेनिफिट दे सकते हैं, आप पेंशन दे सकते हैं, मेंबर हो चाहे विडो हो चाहे डिसेबल्ड मेंबर हो या नॉमिनी हो, डिपेंडेंट पेरेंट हो, और आप जो हमें पेंशन डिस्बर्स करनी होती है उसके लिए बैंक को जो कॉस्ट ऑफ डिस्बर्समेंट देते हैं वो आप पेंशन फंड से ले सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी एक पैसा भी पेंशन फंड से निकाल के ना तो किसी को दे सकते हैं ना उसे कहीं और खर्च कर सकते हैं। इसलिए जो आपकी पेंशन बनेगी, आप रिटायर हुए थे फरवरी 2020 में, अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं हायर पेंशन के, आपको डिमांड लेटर हमारी तरफ से आता है और आप वो पैसा जमा करा देते हैं, तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो भी फरवरी 2020 से ही मिलेगी। पूरा एरियर आपको दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट का कोई प्रावधान ईपीएस 1995 में नहीं है, तो आपको सिर्फ जो एरियर है वो ही दे होगा। हाँ, मेरे ख्याल से एक सवाल ओमवीर सिंह जी का है एरियर के बारे में, तो उससे ये आपके जवाब से वो उनका भी जवाब उनको मिल गया होगा। मैं देख रहा हूँ एक सुरेश पाटिल जी हैं जिन्होंने एक सवाल किया है, फॉर प्री 2014 रिटायरीज विद विल प्रोरेटा कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड वाइल कैलकुलेटिंग पेंशन ऑन हायर वेजेस।
जी, वो मैंने आपको बताया था कि जो देखिए प्री 2014 वालों में तो प्रोरेटा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल। 1/9 ये प्रोविजन ही 1/9/14 के बाद आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2014। प्रोरेटा एंड 5 ईयर एवरेज आया है। उससे पहले यानी कि अगस्त तक जो प्रोविजन था उसमें प्रोरेटा नहीं होता था, एवरेज 12 मंथ्स का होता था। तो जो लोग पुराने रिटायरी हैं, अगर उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले ऑप्शन दिया था, कंट्रीब्यूशन हमारे पास आया था और वो लोग हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, तो जहां भी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन 2014 से पहले की है, उनकी उस समय के नियम के हिसाब से ही पेंशन कैलकुलेट होगी, कोई प्रोरेटा नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि प्रोरेटा 1/9/14 से आ गया है, प्रोरेटा एंड 5 ईयर एवरेज, तो 1/9/14 से बाद जिसका भी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन होगा, उन सबका नियम के अनुसार ही पेंशन कैलकुलेशन किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और देखिए आजकल हमारे जो युवा साथी हैं वो बहुत समय तक इंडिया में नौकरी करते हैं, फिर उसके बाद बाहर चले जाते हैं विदेशों में नौकरी करने के लिए, और कई बार वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ केसेस हमारे सामने आते रहते हैं। और एक सवाल देखिए फेसबुक पे आया है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और मुझे लगता है ऐसे सारे लोगों का सवालों का जवाब आप दे पाएंगी एक ही प्रश्न के उत्तर में। इसमें वो पूछ रहे हैं कि आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस माई सन हैज शिफ्टेड अब्रॉड, whether he withdraw EPS contribution or he will be eligible for pension after 58 years of age। देखिए, क्योंकि वो 10 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, तो स्कीम प्रावधान के अनुसार उनको अब हम पेंशन ही देंगे। वो विड्रॉल बेनिफिट नहीं ले सकते। विड्रॉल बेनिफिट 10 साल से कम, इनफैक्ट 9 साल 6 महीने से कम की अगर सर्विस होती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस, अंशदायी सेवा, तो ही दिया जाता है। तो इस केस में वो जब भी 58 वर्ष के होंगे तो उनको पेंशन दी जाएगी। आज के दिन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पीएफ में तो है कि वो इमीडिएटली विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देखिए एक और फेसबुक से सवाल लेते हैं कि फेसबुक के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे दर्शक हैं और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, हमारे फेसबुक पेज पर लगातार हमको फॉलो करते हैं। तो एक सवाल है अर्जुन सिंह जी का, वो मैं लेता हूँ कि मैंने 9.5 साल सर्विस की है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में। जवाब हुआ मतलब जमा हुआ होगा, पीएफ नहीं जमा हुआ है, क्या मेरा पैसा 58 साल के बाद पेंशन के तौर पर मिलेगा या मैं निकल सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल है इनका। देखिए, आपने, मैं फिर दोबारा कहूँगी कि आपका रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है। आपने खुद ने कहा है कि आपकी सिर्फ 9.5 साल की सर्विस हुई है और बीच में ब्रेक भी था। जो आपका कहते हैं कि पैसा जमा नहीं हुआ, यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि पैसा जमा नहीं हुआ वो एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया या मतलब आपने सर्विस नहीं की इसलिए जमा नहीं किया? क्योंकि देखिए, अगर एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया, आपका तो 9.5 साल है, मान लीजिए आपकी 10.5 साल होती, फिर आपको पेंशन मिलती। और अगर एम्प्लॉयर का डिफॉल्ट होता तो एम्प्लॉयर के डिफॉल्ट के बाद भी हम पेंशन देते हैं। हम पैसा एम्प्लॉयर से रिकवर करते हैं, लेकिन मेंबर की पेंशन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वो पेंशन देते हैं। वेज सीलिंग वालों की मैं बात कर रही हूं। तो लेकिन आपने खुद ही कहा कि आपकी सर्विस 9.5 साल से कम है, तो आप अनलेस कि आपके पास अभी उम्र हो और आप दूसरी जगह कहीं सर्विस करके इस सर्विस को ऐड करें, क्योंकि यहां अगर आपकी मान लीजिए 7, 8 या 6 साल की अगर सर्विस है और अभी आप 50 वर्ष से कम के हैं या मान लीजिए 51 के भी है, तो आप एक दूसरी जगह सर्विस करके उसको यहां पे जोड़ के 10 साल पूरे कर सकते हैं। अगर 58 वर्ष की आयु में आपकी 10 साल की कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस, यानी जिसका पैसा देय है, एम्प्लॉयर ने दिया या नहीं दिया वो दूसरी चीज है, देय है कि मतलब आपको वेतन मिला था और हमारे पास पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था, तो आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप इस सर्विस में अभी कहीं और की सर्विस नहीं ऐड करवा पाते हैं और इतना ही पैसा, इतना ही सर्विस आपका रहता है, तो आपकी क्योंकि 10 साल से कम है, हम आपको पेंशन नहीं दे पाएंगे, विड्रॉल बेनिफिट ही आप ले पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए एक और सवाल हम लेते हैं फेसबुक से। कुमार रेड्डी हैं, वो पूछ रहे हैं कि एज पर ईपीएफओ पेंशन इज एक्सेप्टेड अप टू 58 ईयर्स, यानी कि पेंशन कंट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं वो। डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ईपीएस डिफॉल्ट, बट why ECR is accepting till 60 years age when what is the reason? तो deferred pension के बारे में आप बता चुके हैं। Mr. Reddy, I just now explained it. I will explain it again in English for you. That we are allowing it because there is a provision in the employees pension scheme that if someone is working
and he opts for it, he can contribute for 2 years more. This is obviously only for people who contribute up to wage ceiling only. This is not for pension on higher wages. But those who are contributing up to wage ceiling and are going to get pension on wage ceiling, they can contribute even after 58 years if they continue to remain in service. And that is called deferred pension with contribution. And that's why the ECR allows contribution payment till 60 years of age. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब आपका मैम, और आप बहुत अच्छी जानकारियां सबको दे रही हैं। लोग हमारे साथ अभी भी जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नए नए सवाल आ रहे हैं। समय हमारे पास कम है, काफ़ी समय हो गया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ और सवालों को लेने के लिए। कि गोपिका GS वो एक सवाल कर रहे हैं कि डियर मैडम, देयर वाज अ केस वेयर वन ऑफ द मेंबर वाज मिस्टेकनली कंट्रीब्यूटेड EPS कंट्रीब्यूशन आफ्टर 58 years. कैन वी विड्रॉ दिस अमाउंट इन एनी पॉसिबल वेज? जी, if somebody has contributed in EPS after 58 years, then obviously as per the instructions our RPFCs have to divert that amount back to PF. वो जो पैसा आपका गलती से पेंशन फंड में जमा हो गया, जो नहीं होना चाहिए था, वो पैसा आपको PF के तौर पे मिल जाएगा, और PF में जो भी इंटरेस्ट वगैरह उस पे लगता है वो भी लगेगा। वो पूरा पैसा आप निश्चिंत रहे आपको मिलेगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। और एक ये बीच में एक मेंबर का एक प्रश्न मैं देख रही थी, मिस्टर संतोष जी का, जो कह रहे हैं उनकी मदर ने वर्क किया 12 साल 7 महीने के लिए और बीच में 2 महीने का कंट्रीब्यूशन नहीं आया। तो हाँ, क्योंकि 10 साल से ऊपर कंट्रीब्यूशन आया है, देखिए आपने स्पेसिफिकली लिखा है कि सिर्फ 2 महीने के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं आया, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि 12 साल 7 महीने का उनका कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस है, जिसका पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने जमा कराना था, और कराया हो चाहे नहीं कराया हो तो उनको पेंशन अवश्य मिलेगी। शी विल गेट पेंशन। अगर वो क्या कहते हैं जॉब छोड़ जाएंगी, अभी वो 52 साल की हैं, जब भी वो जॉब छोड़ेंगी, उनकी जॉब छूटेगी, उस दिन से उनको पेंशन की इंटाइटलमेंट हो जाएगी। 58 साल से पहले अगर वो पेंशन लेंगी तो उसको हम अर्ली पेंशन कहते हैं, जिसमें हम 4% पर साल की दर से रिड्यूस कर देते हैं पेंशन को। तो अगर वो 58 पे लेंगी तो उनको पूरी पेंशन मिलेगी, उसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा, तो उनको ज़रूर पेंशन मिलेगी। और आप ये ज़रूर लीजिएगा, और आप प्लीज़ इंश्योर कराइए कि आपके मदर का जो भी यूएन है वो जनरेट हो रखा हो एम्प्लॉयर ने, वो आधार से लिंकेज हो, ऑलरेडी उनके सारे डिटेल्स हमारे पास हो। कहीं कोई डिटेल्स में अगर गलती हो तो अभी आपके पास टाइम है, अभी उनको पेंशनर बनने में समय, आप वो सब कुछ चीज़ें अपनी ठीक करा दीजिए, ताकि जब वो पेंशन के लिए इंटाइटल्ड हो उस समय आपको कोई दिक्कत ना आए कि ये नाम नहीं टैली हो रहा या फादर्स नेम नहीं टैली हो रहा। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मदर की प्लीज़ चेक करवा के पहले से सब कुछ ठीक ठाक रखिए। जी देखिए, बहुत सारे और भी सवाल आते जा रहे हैं, और आपने बहुत समय दिया आज हमको। सवालों का कोई अंत मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि हमको एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम पे एक सेशन और करना पड़ेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम एक क्या 2 सेशन 3 सेशन भी कर सकते हैं, अगर लोगों के सवालों का पूरा जवाब नहीं जाएगा तो। फिर भी क्या हम 1-2 सवाल और ले लें? जी अवश्य, ज़रूर। जी, तो एक सवाल मैं लेता हूँ। वीर हैं हमारे यूट्यूब पे, जो कह रहे हैं कि आई हैव टेकन स्कीम सर्टिफिकेट अनइंटेंशनली एंड आई वांट विड्रॉल बेनिफिट, इज इट पॉसिबल? मिस्टर वीर, जब मैं बार बार यही इसीलिए बता रही हूँ कि जब भी आप लोग कोई ऑप्ट करते हैं तो कृपया सोच समझ के करें। लेकिन चूंकि आपने अब स्कीम सर्टिफिकेट ले लिया है तो अब आपको विड्रॉल बेनिफिट 58 इयर्स की एज पे ही मिलेगा, ये हमारे इंस्ट्रक्शन है। मैं आशा करती हूँ आप अभी यंग हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे ये वाली जो सर्विस है वो आपकी ऐड हो जाएगी। जो यहाँ पर हमारे यंग जो व्यूअर्स हैं, जो यंग लोग यहाँ पे आए हैं, उन सबसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज पेंशन से विड्रॉल बेनिफिट मत लिया कीजिए, पेंशन की सर्विस को इकट्ठा होने दिया कीजिए। विड्रॉल बेनिफिट कितना मिलता है, छोटा सा अमाउंट मिलता है, वो लोग आप इमीडिएटली खर्च कर देंगे, नया मोबाइल फोन ले लेंगे या कुछ और खर्चा कर लेंगे। लेकिन पेंशन इज अ रिक्वायरमेंट, जब आपकी ओल्ड एज होगी, वट एवर लिटिल अमाउंट यू आर रिसीविंग, बट उस वक्त जब जॉब नहीं है वो आपके लिए एक तरीके से आपका एक सहारा होगा कि हाँ कम से कम इतना पैसा आ रहा है। तो प्लीज विड्रॉल बेनिफिट मत लीजिए।
अपनी सर्विसेज को इकट्ठा कीजिए पेंशन के अंदर, ताकि जिस दिन आप पेंशन लेने जाएं आपकी 20-30 साल की सर्विस हो। कई लोग हमारे पास आके बोलते हैं हमारी पेंशन बहुत कम बनी। जब हम उनका डाटा देखते हैं तो हमें पता चलता है पहली जगह ज्वाइन किया विड्रॉल ले लिया, दूसरी जगह ज्वाइन किया विड्रॉल ले लिया, फाइनली पेंशन में सिर्फ 10 साल की जो मिनिमम सर्विस है वही हुई, तो 10 साल की पेंशन भी कम बनेगी। जिसकी 30 साल की सर्विस होगी उसकी पेंशन ज्यादा बनेगी। तो प्लीज आप ये सर्विस ऐड करते रहिए एंड आई होप कि फ्यूचर में आपकी सर्विस इसमें फर्दर ऐड हो और फाइनली एक दिन आपको ईपीएस से पेंशन का लाभ मिले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और आप लगातार सवालों के जवाब दे रही हैं, बहुत इफेक्टिवली दे रही हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हमको देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि मैडम जो है वो जवाब बिल्कुल क्रिस्पी और क्लियर जवाब हैं। मेरी तरफ से एक सवाल भी है, मैं भी पूछना चाहता हूं कि अगर किसी पेंशनर की का बैंक अकाउंट बंद हो जाता है और दूसरा बैंक अकाउंट खोलता है तो उसको क्या करना चाहिए नए बैंक अकाउंट में पैसा लेने के लिए? उसको नए बैंक अकाउंट में पैसा लेने के लिए हमारे ऑफिस के पास आना पड़ेगा, उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जहां से भी उनका पेंशन जा रहा है वहां आपको बताना पड़ेगा। तो नॉर्मली उसमें प्रोसीजर ये होता है कि जब आप एक बैंक अकाउंट बंद कराते हैं तो पीपीओ जो ऑलरेडी उस लिंक ब्रांच के पास होगा जहां से वो पेंशन डिसबर्स हो रही थी, वो लिंक ब्रांच पहले आप वहां जाएंगे, कहेंगे मैंने अकाउंट यहाँ बंद करा दिया है, मैं अब दूसरी जगह से पेंशन लेना चाहता हूँ, दूसरी ब्रांच से, चाहे वहीं उसी ऑफिस से या किसी दूसरी ऑफिस के अंडर। तो वहां से पीपीओ वापस आएगा उसमें लिख के आएगा कि कहां तक की आपकी पेंशन जा चुकी है। फिर हम आपका दोबारा से जो बैंक अकाउंट चेंज करके नया पीपीओ जनरेट करके दूसरे बैंक को भेजेंगे। तो आपको हमारे ऑफिस को बताना पड़ेगा। लेकिन यहां मेरा वही रिक्वेस्ट है अगेन कि आपको अगर पेंशन मिलनी शुरू हो गई है तो नॉर्मली आप उस बैंक अकाउंट को बंद ना कराएं, उसको कंटिन्यू रखें, ताकि आपको बिना किसी, इसमें टाइम लगेगा, आपका एक जगह बंद होगा दूसरी जगह शुरू होगा, हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसी को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको कोई एक ये वाला काम आपका हट जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने फिर से एक और दर्शक के सवाल का जवाब दिया और बहुत अच्छी तरह समझा दिया। मैं देख रहा हूँ अभी तक हम लोगों ने जो जवाब दिए हैं वो उन लोगों को अधिकतर वो लोग हैं जिनको पेंशन अभी नहीं मिली है और पेंशन मिलने वाली है, आगे वो पेंशनर बनने वाले हैं जो अभी मेंबर हैं जी। एक दो सवाल ऐसे आते हैं जो कि पेंशनर्स पूछते हैं। मुझे एक सवाल दिखा है अभी यहाँ पे कि जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसके बारे में एक सवाल है धीरज जोशी जी का। डियर मैम, फेसिंग प्रॉब्लम एवरी ईयर इन सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशन, प्लीज सजेस्ट करेक्ट प्रोसीजर। अब देखिए, इसका जवाब तो मैं भी दे सकता हूं आपको कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम किस वजह से है और क्या प्रॉब्लम ये तो आपने नहीं बताया, लेकिन हमने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पे एक पूरा वीडियो बनाया जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है और उसमें हमने पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे करें। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या कोई भी लाइफ सर्टिफिकेट है वो 1 साल तक वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। अगर आपने 1 अप्रैल 2023 को जमा किया था तो 31 मार्च 2024 तक वैलिड रहेगा और आपको उसके बाद नया लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ा। आई एम राइट? मैं ठीक हूँ? बीच में भी अपडेट कर सकते हैं, बीच में अपडेट कर सकते हैं, बट मैं जरूरत नहीं है। आपके प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूंगी एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस विषय पे मैं बात करना चाह रही थी लाइफ सर्टिफिकेट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानेंगे नहीं, हम लोग खुद इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट क्यों नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि आप लोग टाइम पे अपडेट कर दें ताकि हम आपको पेंशन लगातार भेजते रहें। आपने अपने प्रश्न में कहा कि आपको डीएलसी में हर साल प्रॉब्लम आ रही है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो प्रोसीजर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब फर्स्ट टाइम कोई मेंबर डीएलसी कराता है उस समय दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम उसका डीएलसी आता है, जिस भी आधार के बेसिस पे वो डीएलसी आया होता है, हम वहां के जो डिटेल हैं वो अपने डाटाबेस से मैच करते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो अगर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट, ये जो 3 चीजें हैं, बेसिकली डेट ऑफ बर्थ, पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट, ये अगर आपका टैली हो जाता है तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उस आधार को सीड कर देता है आपके पेंशन अकाउंट में। आपके पेंशन अकाउंट के आगे वो आधार नंबर
दर्ज हो जाता है और आपका उस बार का लाइफ सर्टिफिकेट तो अपडेट हो जाता है। उसके बाद आप जब भी लाइफ सर्टिफिकेट देंगे वो ऑटोमेटिकली सिर्फ आधार नंबर के बेसिस पे ही, फिर वो दोबारा से टैली नहीं करेगा आपका डाटा, क्योंकि एक बार आपका डाटा टैली हो चुका है। अब कई केस में ये आता है क्योंकि आधार में डेट ऑफ बर्थ कई बार अलग होती है, पीपीओ हम बहुत पहले इशू कर चुके थे, कई लोग हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो हमारे जिन लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, या किसी और वजह से आधार में उनका डेट ऑफ बर्थ अलग होता है, हमारे पीपीओ में अलग होता है। तो इन सब केस में ऑटोमेटिकली मैचिंग नहीं हो पाती और ये केस फिर हमारे फील्ड ऑफिस में जाते हैं, जहां डीलिंग हैंड ये देखते हैं कि जो बाकी डिटेल्स हैं वो क्या लगभग मैच कर रहे हैं या नहीं, एंड देन ही डिसाइड्स कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर उसको ये लगता है कि बाकी सारे डिटेल मैच कर रहे हैं, सिर्फ दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, तो 3 साल तक का इधर से उधर हम अलाउ कर देते हैं और डीएलसी अपडेट हो जाता है। अब जहां पे डीएलसी अपडेट नहीं होते उनके रीजंस हमने पता करने की कोशिश की, तो जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये निकल के आया कि जब आप लोग डीएलसी भरते हैं, पेंशनर डीएलसी भरता है, तो उसे लास्ट में एक ऑप्शन देना होता है, डिटेल देना होता है कि वो ये डीएलसी किस पर्पस के लिए भर रहा है। वहां पे आपको पीपीओ सेलेक्ट करना होता है कि मैं पीपीओ के लिए, अपनी पेंशन पेमेंट के लिए ये डीएलसी भर रहा हूं। कई लोग गलती से उसमें बैंक टिक कर देते हैं कि मैं बैंक के लिए डीएलसी कर रहा हूं। जब भी आप ईपीएस के लिए, पेंशनर के लिए आप डीएलसी अपडेट कर रहे हैं, तो कृपया वहां पे सेलेक्ट करिए कि मैं पीपीओ के लिए डीएलसी कर रहा हूं, इस पीपीओ नंबर के लिए मैं ये डीएलसी का जो पूरा प्रोसीजर कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं। जो आपने कहा कि ये इजी कैसे हो सकता है, तो अब तो घर बैठ के आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपके बच्चों के पास है या कोई पड़ोस में जिसके पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में आप ऐप में जाके फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आप उसे अपने चेहरे के सामने रखेंगे, वो आपके चेहरे को स्कैन करेगा और वो मिला के ऑटोमेटिकली आपका डीएलसी हो जाएगा। तो प्लीज आप इसको यूज करें। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे ऑफिस में आके लाइन में खड़े होने की या किसी बैंक में जाके, ब्रांच में जाके लाइन में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठ के आपके जो भी बच्चे हैं, पोते हैं, पड़ोसी है, जिसके पास भी स्मार्टफोन है, उसको आप एक बार रिक्वेस्ट करिए कि वो आपका ऐप के थ्रू, जीवन प्रमाण ऐप के थ्रू, उमंग में जाके भी ये हो जाता है, वहां जाके फैट के थ्रू, फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से आपका डीएलसी कर दे। ये आसानी से हो जाता है और ये आप कभी भी कर सकते हैं। आप जब भी करेंगे, जरूरी नहीं है आप वेट करें कि मैंने पिछला वाला कराया था तो अब मैं 11 महीने बाद ही कराऊं। आप 10 महीने बाद कर सकते हैं, हम आपका अपडेट कर देंगे, तो आपकी पेंशन एक भी महीने के लिए नहीं रुकेगी, लगातार आपका पेंशन पेमेंट जाता रहेगा। तो प्लीज अगर आप ये सीख जाएं, तो आपके जो बुजुर्ग मित्र आपस में हो या आप बैंक में जाते हो वहां आपको बाकी पेंशनर मिले तो उन्हें भी बताइएगा। हम सच में चाहते हैं कि सब लोगों के डीएलसी अपडेट हो। यदि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा ईपीएफओ का पेंशनर हो जो अशक्त है, हॉस्पिटलाइज्ड है या बेड रिडन है और वो नहीं जा पा रहा, तो वहां भी ये फैट के थ्रू घर बैठे बैठे उनका डीएलसी अपडेट हो सकता है। प्लीज वो करिए, अदरवाइज आप हमारे नियरेस्ट पीएफ ऑफिस से असिस्टेंस भी मांग सकते हैं। हम बार बार अपने ऑफिसर्स को ये लिखते रहते हैं कि आप लोगों के घर जाके भी करिए, कहीं से भी जाके। तो आप इस विषय में जो जानकारी आपको यहां मिली, कई बार क्या होता है, मेंबर पेंशन के बाद विडोज को नहीं पता होता कि अब हमें आगे पेंशन मिलनी है। हर मेंबर पेंशन के बाद अगर मेंबर की डेथ होती है, जहां भी ईपीएफओ ने पेंशन दी है मेंबर को, मेंबर की डेथ के बाद विडो को पेंशन मिलनी है। तो कृपया अपनी, अगर आप पेंशन ले रहे हैं हमसे, तो अपनी वाइफ्स को ये बात बता के रखिए ताकि उन्हें पता हो कि आगे उनको ये बेनिफिट लेना है। आप किसी और को जानते हैं तो उनको बताएं ताकि लोग अपना बेनिफिट हमसे ले सकें और कोई डिले उसमें ना हो। जी बिल्कुल। ईपीएफओ जी मैम। मैम इज आस्किंग वन क्वेश्चन। साहिरा संगमा मैडम इज ऑल्सो हियर, शी इज द एसीसी सीएसडी जो आप सब लोगों की शिकायत पे काम करते हैं। जी मैम प्लीज। So often we receive grievances where the persons withdraw their money when they're still working and they join some another establishments. Then the moment they come to know that when they're going to club together, they will be having more benefits. Then they want to refund they want contribution. to refund the money. So I would like you to highlight and clarify them why it's so important not to withdraw the amount. जी
मैडम ने ये बताया कि उनके पास बहुत सारी ग्रीवेंसेस आती हैं जहां लोग पहले तो पेंशन से विड्रॉल बेनिफिट ले लेते हैं जब वो यंग होते हैं, 30s में होते हैं, 40s में होते हैं, और जब वो 50 साल के पार होते हैं और उनको सामने नजर आने लग जाता है कि हाँ अब कुछ सालों में हम रिटायर होने वाले होते हैं, तब वो हमारे पास ग्रीवेंस देते हैं कि क्या हम पहले का पैसा जमा करा दें, हमने विड्रॉल बेनिफिट गलती से ले लिया था, हमें पता नहीं था, प्लीज इसे वापस ले लीजिए। तो इसीलिए मैं फिर से, पहले भी मैंने एक बार आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज विड्रॉल बेनिफिट मत लीजिए, पेंशन का जो स्कीम में ही रहने दीजिए। इस स्कीम में जितना आपका सर्विस ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको पेंशन मिलेगी, तो उसे बढ़ने दीजिए। सेकेंडली, ऐसा रिक्वेस्ट अंडर स्कीम जहां आपने पहले निकाल लिया और बाद में आपने पेंशन में रिटेन किया, वहां हम आपकी ऐसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हां, जहां इसका उल्टा है कि आपने पहले जहां काम किया वहां 10 साल से ज्यादा किया था तो आपको स्कीम सर्टिफिकेट मिला था, पर गलती से आपने उससे बाद की सर्विस का विड्रॉल ले लिया, उन केसेस में हम अलाउ करते हैं, क्योंकि वहां आपको एज पर स्कीम प्रोविजन विड्रॉल बेनिफिट मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जहां 10 साल से ज्यादा की सर्विस हो जाती है मेंबर को विड्रॉल बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो क्योंकि वो भले ही आपकी गलती हो, एम्प्लॉयर की गलती हो, हमारे ऑफिस की गलती हो, ऐसे केसेस में हम अलाउ करते हैं। लेकिन जहां आपने पहले विड्रॉल ले लिए और पहले आपने सर्विस इकट्ठी नहीं की, बाद में आप सोचते हैं, वहां स्कीम के अंडर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो काइंडली डू नॉट टेक विड्रॉल बेनिफिट। विड्रॉल बेनिफिट का अमाउंट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है एज कंपेयर टू पेंशन। दैट बेनिफिट इज नॉट गुड, और वो कहीं आपके इतना ज्यादा यूज नहीं आएगा जो आपके पेंशन आपके काम आएगी। जितना भी काम आएगी पेंशन एक टाइम के बाद, when you will not be working, you will not be getting any salary, this pension is going to be a basic old income or old age income support for you. थैंक यू। और ये फेसबुक से एक सवाल और ले लिया जाए क्योंकि यूट्यूब से बहुत सारे सवाल हो गए। इनमें अतुल माथुर जी हैं, ये फेसबुक पे पूछ रहे हैं कि मैडम आई रिटायर्ड 58 years completed in May 2017 in higher wages up to what period EPFO will charge interest? देखिए, जो हायर पेंशन का ऑप्शन अलाउ हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट ने इन ल्यू ऑफ पीएफ अलाउ किया है। अगर आप जजमेंट पढ़ें तो जजमेंट में यही कहा गया है कि जो भाई पैसा आपके पास पीएफ में है आप वो डाइवर्ट करके उसके बदले में मेंबर ऑप्ट कर सकते हैं पेंशन लेने की। और उसी में उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी ने ले भी लिया पैसा, पीएफ में नहीं रखा, तो वो पैसा तो आप वापस ले सकते हैं और फिर आप पेंशन दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास वो पीएफ में पैसा रहता, मान लीजिए आपने ये हायर पेंशन के लिए उस समय विड्रॉल नहीं लिया होता पीएफ से, हमारे पास ही पैसा रहता, तो हम इस पे हर साल इंटरेस्ट अर्न करते टिल हम आपकी पेंशन स्टार्ट करते, हमारे पास हमेशा। तो इसलिए अगर आपने निकाल लिया तो हम पैसे पे जो इंटरेस्ट लेंगे वो भी अभी तक का पूरा लेंगे। तो आप जिस भी दिन जमा कराएंगे, जिस भी महीने में जमा कराएंगे, उस महीने तक का पूरा पीएफ का इंटरेस्ट आपको देना होगा। वो हम आपको लिख के देंगे। जो हमारे डिमांड लेटर्स जा रहे हैं उसमें हम आपको अमाउंट दे रहे हैं। हम अगले तीन महीने का आपको टाइम दे रहे हैं कि 3 महीने के अंदर आप ये पैसा जमा करा दीजिए, और लिख के दे रहे हैं कि पहले महीने में अगर आप जमा कराएंगे तो आपको इतने पैसे देने होंगे, अगर आप दूसरे महीने में जमा करा रहे हैं तो आपको ये अमाउंट देना है, और अगर आप तीसरे महीने में देंगे तो दिस विल बी द अमाउंट। वो सारा कैलकुलेशन करके हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। छोटे छोटे से 1-2 सवाल और ले लेते हैं मैडम। कि एक श्री कृष्ण जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि 40% डिसेबिलिटी होने पे पेंशन ले सकता हूँ क्या? देखिए, इसमें जो डिसेबिलिटी है, इसका जो प्रोसीजर है, हम खुद भी चाहते हैं कि हम इसको और सिंप्लीफाई करें। हो सकता है फ्यूचर में हम सिंप्लीफाई करें, लेकिन अभी जो प्रोसेस है उसके हिसाब से जो आपका डिसेबिलिटी हमारे ऑफिस में आएगा वो इसे एक मेडिकल बोर्ड को रेफर करेगा। वो ये बताएगा कि क्या आप डिसेबिलिटी पेंशन जो मेंबर को मिलती है वो तब मिलती है जब वो एग्जिस्टिंग जो काम कर रहा था, जहां वो सर्विस कर रहा था, उस डिसेबिलिटी की वजह से अब वो आगे नहीं कर पा रहा और उसकी जॉब छूट गई है। तो अगर ये जो आपका 40% का डिसेबिलिटी हुआ, इसी की वजह से आपका डेट ऑफ, जो आपका रीजन ऑफ एग्जिट आना चाहिए, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉयर आपका रीजन ऑफ एग्जिट क्या लिख रहा है, वो रेजिग्नेशन ना लिखे, वो उसमें लिखे कि आपका रीजन ऑफ एग्जिट है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, कि आप डिसेबल्ड हो गए, अब आप वो जॉब नहीं कर पा रहे। तो अगर ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तो आपको 40% पे भी जो डिसेबलमेंट पेंशन है वो जरूर मिलेगी। एक स्कीम सर्टिफिकेट पे एक सवाल और ले लेते हैं कि इन केस स्कीम सर्टिफिकेट हैज बीन लॉस्ट, प्लीज सजेस्ट हाउ टू क्लेम पेंशन फॉर दैट पीरियड।
देखिए, जो हम कोशिश कर रहे हैं अभी इमीडिएटली नहीं, हम कुछ महीने इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ टाइम बाद जो हमारा नया सिस्टम आएगा उसमें तो आपको डुप्लीकेट एक और स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आपका हम उसी बेसिस पे पेंशन दे देंगे। लेकिन अगर आपको आज की डेट में पेंशन लेना है तो इसके लिए देयर इज अ प्रोसीजर कि आपको एक एफिडेविट देना होता है, क्योंकि अभी हमारे अलग अलग ऑफिसेस के डाटाबेस डिफरेंट जगह पे हैं, तो वी डोंट वांट कि एक ही स्कीम सर्टिफिकेट दो जगह यूज हो जाए। तो आपको उसके लिए एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, आपको उस ऑफिस को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसी ऑफिस से पेंशन ले रहे हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं कि ये मेरा स्कीम सर्टिफिकेट है, दिस इज द स्कीम सर्टिफिकेट नंबर, या रिकॉर्ड से आप ले लें कि ये स्कीम सर्टिफिकेट नंबर था और मैंने कहीं और इसको सरेंडर नहीं किया, कहीं और ये काउंट नहीं हुआ है, ये मैं अपना इसमें इंडेमनिटी बॉन्ड लगा रहा हूं कि अगर ये पाया गया कि स्कीम सर्टिफिकेट कहीं और मिसयूज हुआ है तो आई विल रिम्बर्स ईपीएफओ फॉर दैट, और उसके बेसिस पे वो ऑफिस आपके जो भी बेनिफिट हैं वो रिलीज कर देंगे। मैम देखिए, बहुत सारे सवाल हैं, सवालों का कोई अंत मुझे दिखता नहीं है। हम इस तरह दिन भर ये प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है जी। जो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे और जिसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, वो सुखविंदर जम्वाल जी का सवाल है कि मैडम, इफ़ एनी पर्सन गेट्स सैलरी ऑफ लेस देन 15,000 एंड आफ्टर इंक्रीमेंट हिज सैलरी इंक्रीजेज फ्रॉम 50,000, इन दैट केस ही इज एलिजिबल फॉर ईपीएस ओनली अप टू 15,000। जी, इसमें इसके मेरे ख्याल से दो पार्ट होंगे कि पहले तो मेंबर बनेगा और फिर उसके बाद जी क्या होगा। जी, तो जो आपने कहा, ये पहले भी मैंने बताया था कि पेंशन स्कीम का मेंबर ही वो बन सकता है 1/9/14 के बाद जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा ना हो। तो अगर 15,000 तक का आपका 15,000 या उससे कम आपकी सैलरी थी तो आप इमीडिएटली मेंबर बनेंगे। एक बार आप ईपीएस के मेंबर बन गए तो उसके बाद चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आपका ईपीएस में कंट्रीब्यूशन आता रहेगा मैक्सिमम 15,000 पर, सिर्फ 15,000 तक आपका आएगा। जब भी वेज सीलिंग कोई स्टैटिक नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे बहुत कुछ आप सब लोगों को भी ध्यान होगा, पहले 5,000 थी, फिर 6500 हुई, फिर 15,000 हुई, तो फ्यूचर में भी बढ़ सकती है। तो जो भी वेज सीलिंग किसी टाइम पे होगी वहीं तक कंट्रीब्यूशन आएगा। नए मेंबर्स के लिए जिन्होंने 2014 के बाद ज्वाइन किया है उनके लिए हायर सैलरी पे, हायर वेजेस पे कंट्रीब्यूट करने का कोई प्रोविजन स्कीम में नहीं है। उनका हम सिर्फ वेज सीलिंग तक ही लेते हैं और उसी बेसिस पे हम पेंशन देते हैं। तो आपके सवाल के हिसाब से उसका 15,000 पर वो ईपीएस के लिए एलिजिबल रहेगा और उसका पीएफ बाकी उसका पीएफ में चला जाएगा। जो बाकी बैलेंस है वो उसका पीएफ में ही रहेगा, क्योंकि बाकी बचा हुआ पैसा पीएफ में, एम्प्लॉयर को पूरा 24% जमा कराना होगा, बाकी पैसा उसका पीएफ में रहेगा। जी, मेरा ख्याल है अब इनके सवाल का जवाब इनको मिल गया होगा और ये संतुष्ट हो गए होंगे। मैं एक आध सवाल और ले लेता हूँ, बस इसके बाद हम समाप्त करना चाहेंगे इसको। एक सवाल ये आया है कि दिव्येंदु बोस का है, डियर मैम, आई ट्रांसफर माई ईपीएफओ अकाउंट फ्रॉम प्रीवियस कंपनी टू प्रेजेंट कंपनी बट पेंशन अमाउंट नॉट ट्रांसफर्ड, हाउ वी कैन कंप्लीट, प्लीज एक्सप्लेन। जो आपका प्रश्न है उससे मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपका एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट रहा हो, क्योंकि नॉर्मली अदरवाइज पीएफ और पेंशन एक साथ ट्रांसफर होता है। तो शायद आपने एग्जेम्प्टेड से पीएफ ट्रांसफर करा दिया, लेकिन जो वहाँ पे पेंशन हमारे जिस आरपीएफसी के पास था वहाँ से आपने उसकी पेंशन की सर्विस ट्रांसफर नहीं कराई, तो आप उसके लिए अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, क्लेम डाल सकते हैं कि मेरा पेंशन का सर्विस जो है वो ट्रांसफर करा दिया जाए। अदरवाइज आप स्कीम सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। वेरी सून हम लोग जब ऑटोमेटिक ये ट्रांसफर्स वगैरह खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली यूएन से लिंक सारी सर्विसेज की अकाउंटिंग एक साथ हो जाएगी, फिर आपको ये सब प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ होपफुली नेक्स्ट ईयर तक या उससे नेक्स्ट ईयर तक आपका ये सारा काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। जी, एक सवाल ध्रुव है लखपतिया जी, इनका सवाल है, इफ माई कंपनी इज चेंज्ड देन व्हाट डू आई नीड टू डू इफ माई न्यू एम्प्लॉयर इज अ प्राइवेट ट्रस्ट as per EPFO guidelines? You mean, I think ध्रुव आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है। तो मेरा सबसे पहली बात, तो जब भी आप जॉब चेंज करते हैं तो प्लीज़ नई कंपनी में जाके अपना पुराना पीएफ नंबर, पुराना ईपीएस नंबर को डिस्क्लोज करिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आपके नए एम्प्लॉयर को अगर पता नहीं होगा आपके पुराने एम्प्लॉयमेंट का, तो हो सकता है वो आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन जमा कराना बंद कर दे, है ना।
तो वो कल को कॉम्प्लिकेट होगा, केसेस कॉम्प्लिकेट होते हैं, फिर उनको रिजॉल्व करने में हमारा भी टाइम लगता है, आप लोगों का भी टाइम और एफर्ट लगता है, एम्प्लॉयर का भी टाइम और एफर्ट लगता है, सब लोग परेशान होते हैं। तो आप जब भी किसी दूसरी जगह ज्वाइन करें तो उन्हें बताएं कि हम ऑलरेडी पेंशन स्कीम के मेंबर हैं, पीएफ के मेंबर हैं, ये हमारा मेंबरशिप अकाउंट नंबर था, ताकि नया एम्प्लॉयर भी आपके डिटेल को सारों आपका ईसीआर लगातार भरता रहे, पेंशन में आपका कंट्रीब्यूशन जमा कराता रहे। पेंशन से एग्जेम्पशन हमने क्या कहते हैं, सिर्फ इस समय प्रैक्टिकली एक ही एस्टैब्लिशमेंट के पास है, अदरवाइज आप मान सकते हैं किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं मिला है। तो जो पीएफ एग्जेम्प्टेड भी हैं उन्हें पेंशन का पैसा आरपीएफसी के पास ही जमा कराना होता है। तो आपके केस में भी आपका पेंशन का जो पैसा है, क्योंकि आप पीएफ एग्जम्प्ट में चले गए हैं, पीएफ भले ही एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा हो, उसे पेंशन का पैसा हमारे पास जमा कराना है और वो सारी सर्विस आपकी ऐड होके फाइनली जिस दिन आप रिटायरमेंट एज में पहुंचेंगे हम आपको उसका पेंशन देंगे। जी, मैं आखिरी सवाल एक लेना चाहूँगा और इसके बाद इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। ये पूछ रहे हैं मोहन राव गोसाला कि कैन आई चेंज माई प्रेजेंट पेंशन डिसबर्सिंग आरपीएफओ टू अनदर आरपीएफओ मैम। इसका रीज़न इन्होंने नहीं बताया कि क्यों करना चाहते हैं, फिर भी अगर कुछ जवाब देना चाहें आप तो। जी, आप कर सकते हैं। देयर इज अ प्रोसीजर, ट्रांसफर आउट का होता है, जो मैंने पहले भी बताया था। मान लीजिए अभी आप दिल्ली से पेंशन ले रहे हैं, लेकिन अब आप दिल्ली में नहीं रहना चाहते, आप वापस अपने बिहार में किसी गांव में जाके रहना चाह रहे हैं, या आप कलकत्ता सेटल होना चाहते हैं, तो आप जब वहां जाते हैं तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मैं जो पेंशन है अब मैं इस जगह से लूंगा। उसमें आपको बस 2 चीज का ध्यान रखना होगा। पहली बात कि जो पेंशन के बैंक अकाउंट हैं वो हमारे अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय के अलग अलग हो सकते हैं। ये हो सकता है कि एक बैंक जिससे आप अभी पेंशन ले रहे हैं उस बैंक के माध्यम से आपको नई जगह पे पेंशन नहीं मिल पाए, तो आप वो पहले हमारे यहाँ से चेक कर सकते हैं, कॉल सेंटर में फोन कर सकते हैं, वेबसाइट में भी हम लोग ये इन्फॉर्मेशन जल्दी ही डाल देंगे कि किस रीजनल ऑफिस के अंदर कौन से पेंशन जो डिसबर्सिंग बैंक्स हैं, तो आप उस बैंक में वहां पे अकाउंट खुला सकते हैं। ये वाला आरपीएफसी यहां से आपका पीपीओ वहां ट्रांसफर करेगा, वहां जाके आपका नया पीपीओ जनरेट होगा और आपको उस जगह से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और फ्यूचर में, अगेन मैं बार बार फ्यूचर की बात कर रही हूं कि जो लोग फ्यूचर में आएंगे, होपफुली हम लोग फिर ऑल इंडिया से डिसबर्समेंट करने लग जाएंगे, तो ये इश्यू आएगा ही नहीं आपका कहीं भी। और आप एक चीज और कहना चाहूंगी कि आप आरपीएफसी को क्यों बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है अगर उसमें पेंशन आ रहे हैं तो आपको बेसिकली सिर्फ डीएलसी कराना है। डीएलसी इज द ओनली थिंग एंड डीएलसी कैन बी डन एनीवेयर फॉर एनी बैंक अकाउंट, एनी पीपीओ। बस आप पीपीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा ईपीएफओ का, तो आप भले ही अब अगर बिहार में रहना चाह रहे हैं और आपको दिल्ली में किसी बैंक से पेंशन मिल रही है तो वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी, आप वहां से टाइम टू टाइम लाइफ सर्टिफिकेट करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जरूरी नहीं है कि आप ट्रांसफर कराएं, आप कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि ट्रांसफर कराने की जगह आप अपना डीएलसी वगैरह वहां से अपडेट करते रहिए, तो आपकी यहीं से पेंशन जाती रहेगी। तो मोहन राव जी का सवाल तो बहुत अस्पष्ट था, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो उन्होंने पूछना चाहा होगा, शायद नहीं पूछ पाए, लेकिन मैडम ने जो जवाब दिया वो सारे एस्पेक्ट्स को लेते हुए जवाब दिया जो कि संभव था कि उनके मन में रहे होंगे। तो आज का सेशन हमने 1 घंटे के लिए प्लान किया था, लेकिन अब तक 1.5 घंटा हो गया है और सवालों की संख्या कम नहीं हो रही है, सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एक सेशन और करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के सेशन में आप सबसे विदा लेना चाहेंगे और मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से, अपने CNPR डिवीज़न की तरफ से जो कि इस पूरे सोशल मीडिया को हैंडल करता है ईपीएफओ में, अपराजिता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप आए और आपने हमारे व्यूअर्स का, हमारे मेंबर्स का के सवालों का जवाब दिया और बहुत क्लियरली जवाब दिया। इस तरह के सेशन मुझे लगता होते रहेंगे अगर आप चाहेंगे तो हमको ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। जिन लोगों के सवाल नहीं हम ले पाए उनसे हम माफ़ी चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन और करें अगर आपके सवालों के जवाब देने ज़रूरी हुए तो। मगर उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब करें और उसमें देखें वो वीडियोस जिनमें आपके अधिकतर सवालों के जवाब दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसके बाद संतुष्ट हो जाएंगे और हमको दूसरा सेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए, थैंक यू।
Don't forget to like, subscribe and share the videos.